एपिसोड 329 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एम्परर का 8वां बेटा जो कि 8th प्रिंस है, वो अपने पास एक मैसेंजर को भेजता है मिंग को बुलाने के लिए, क्योंकि प्रिंसेस तो जंग करने के लिए चली गई है अपनी आर्मी को लेकर। प्रिंसेस के जाने के बाद मिंग यहाँ पर किंगलॉन्ग डायनेस्टी में अकेला है। तो बंदा वहाँ पर आने के बाद मिंग से कहता है तुम्हें 8th प्रिंस ने मिलने के लिए बुलाया है, लेकिन मिंग उसे कहता है मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वहीं पर उन दोनों में जो बातचीत होती है उसी के दौरान मिंग अपने लिटिल कियांग को बाहर निकालता है, जबकि वो भी अपने फ्लैग को यूज करते हुए उसके अंदर से एक बड़े से सांप को निकाल लेता है और उसके लिटिल कियांग को वहीं पर जकड़ लेता है। जल्दी से आगे बढ़ता है और उसे कहता है जी तुम लिटिल कियांग के साथ क्या कर रहे हो, चलो जल्दी से मेरे लिटिल कियांग को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। वो बंदा फिर से उसे कहता है हमारे 8वें प्रिंस तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें उनके पास जाना पड़ेगा। मिंग उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात को मान लेता हूँ, मैं तुम्हारी बात मानकर यंग प्रिंस से मिलने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन पहले तुम्हें मेरे लिटिल कियांग को छोड़ना पड़ेगा और इसकी सारी इंजरीज को भी हील करना पड़ेगा। तुम ऐसा नहीं करते तो फिर मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा और उसके बाद मैं तुम्हारे प्रिंस को भी नहीं छोड़ूंगा। तो वो मैसेंजर उसकी बात सुनने के बाद अपने फ्लैग को घुमाता है और साथ ही उस बड़े से स्नेक को वापस अपने फ्लैग में बुला लेता है। लिटिल कियांग वापस आने के बाद मिंग से कहता है मास्टर मुझे नहीं लगता कि आपको इसके साथ जाना चाहिए, ये बंदा मुझे काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। मिंग अपने लिटिल कियांग को वापस बुला लेता है और उसे उठाकर कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर ये वाकई में मुझे मारना चाहता तो इसने अभी तक मेरे ऊपर अटैक कर दिया होता है कि ये लोग मुझे सिर्फ बात करने के लिए बुला रहे हैं। एक सीन कोर्ट का दिखाया जाता है। मिंग यंग प्रिंस के सामने चला जाता है 8वें प्रिंस के सामने और जाकर उसे कहता है 8th प्रिंस मैं आपको ग्रीट करता हूँ। 8th प्रिंस उसे कहता है तुम्हें मेरे सामने इस तरह ग्रीटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तुम रॉयल फैमिली के एक हिस्सा हो, तुम हमारी फैमिली के दामाद हो, मेरी आंटी के हस्बैंड हो, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम मेरे अंकल हो। साथ ही 8th प्रिंस मिंग से कहता है हम लोग यहाँ पर आज पहली बार मिल रहे हैं, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर अपने साथ एक टियांजिया फ्रूट को लेकर आना चाहिए था गिफ्ट के तौर पर। मिंग उसे कहता है यंग प्रिंस प्लीज मुझे माफ करना पर मेरे पास कोई भी टियांजिया फ्रूट नहीं बचा। यंग प्रिंस मिंग से कहता है अच्छा तो इसका मतलब यह है कि तुमने सारे टियांजिया फ्रूट को खत्म कर दिए हैं, यहाँ पर तुम्हारे पास है लेकिन तुम टियांजिया फ्रूट मुझे नहीं देना चाहते, इसका मतलब तो यह है कि तुम यहाँ पर मेरी इज्जत नहीं करते, इसलिए तुम मेरे पास गिफ्ट नहीं लेकर आए। फिर साथ ही प्रिंस अपने एल्डर को इशारा करते हुए कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें इसे थोड़ी सी सजा देनी चाहिए ताकि इसे पता चले यहाँ पर रॉयल कोर्ट के अंदर किस तरह गिफ्ट दिए जाते हैं, किस तरह रॉयल प्रिंस के सामने पेश आया जाता है। वो बंदा जल्दी से अपने फ्लैग को घुमाता है और अपने बड़े से स्नेक को फिर से बाहर निकाल लेता है। अब क्योंकि वो स्नेक एक इवल शैडो क्रीचर है, इसी वजह से वो निकलने के बाद मिंग की बॉडी के साथ लिपट जाता है और मिंग की बॉडी के अंदर पोर कर जाता है, जिसकी वजह से मिंग की बॉडी के अंदर काफी सारा पॉइजन चला जाता है और उसकी बॉडी नीले कलर में चेंज हो जाती है और उसके मुंह से काफी सारा ब्लड निकल रहा होता है। तो वो एल्डर मिंग से कहता है तुम्हें यहाँ पर मरने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस हमारे 8th प्रिंस के सामने अपनी लॉयल्टी को शो करवाना है, इसके सामने झुक जाओ और इसकी सारी ऑर्डर्स को फॉलो करो, हम तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे। कि मिंग वहीं पर अपनी फायर गार्ड की पावर्स को रिलीज करता है और कहता है तुम सभी को क्या लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे सरेंडर करवा सकते हो। वो बूढ़ा एल्डर भी ये देखने के बाद बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है ये तो फायर गार्ड की पावर्स है, ये तो गॉड लेवल की टेक्निक है, इस लड़की के पास इतनी ज्यादा पावरफुल टेक्निक कहाँ से हो सकती है। मिंग फायर गार्ड की पावर्स को एक्टिवेट करने के बाद अपने पास से अपने गॉड स्लेइंग एरो को निकालता है और अपने हाथ के साथ ही उस एरो को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है, उस एल्डर के ऊपर अटैक करता है और कहता है तुमने पहले मेरे ज़ाओ कियांग के ऊपर अटैक किया और अब मेरे ऊपर अटैक किया, ये तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती की है। तो मिंग अपने गॉड स्लेइंग एरो के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जबकि वो एल्डर उसके इस अटैक को ब्लॉक तो नहीं कर सकता, क्योंकि गॉड स्लेइंग एरो तो मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स को मारने के लिए, जबकि ये तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स का सेंट है। वो एल्डर भी चिल्लाकर उसे कहता है अगर तुमने यहाँ पर मुझे कोर्ट के अंदर मार डाला तो फिर तुम यहाँ पर नहीं बच पाओगे, क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर मेरा पॉइजन है। मिंग उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता है कि तुम्हारे इस फ्लैग के अंदर से जो स्नेक निकला था वो पॉइजन नहीं बल्कि एक इवल क्रिएचर था, तुमने किसी इवल क्रिएचर को अपने उस फ्लैग की मदद से रिफाइन किया हुआ है, इसलिए मेरी बॉडी के अंदर कोई भी पॉइजन नहीं है। तो मतलब ये है कि मुझे तुमसे डरने की भी जरूरत नहीं है। और साथ ही मिंग अपनी पावर्स को इनहेंस करता है और अपने तीर को उसकी बॉडी के अंदर दंसा देता है। एल्डर उसे कहता है तुम तो कुछ ज्यादा ही बहादुर हो, हमारे प्रिंस के सामने कोर्ट के अंदर तुम मुझे कैसे मार सकते हो। लेकिन मिंग उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर थोड़ी सी और पावर लगाता है तो उसे वहीं पर मार देता है। 8th प्रिंस भी ये देखकर बहुत सा घबरा जाता है और कहता है तुम तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स के गुरु हो, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने एक मार्शल आर्ट्स के सेंट को मेरी आंखों के सामने मार दिया, तुम्हारे हाथ में ये जो स्पेशल एरो है तुम इसको कहाँ से लेकर आए हो, लगता है ये कोई गॉड स्लेइंग वेपन है। मिंग उसे कहता है तुम्हारी आंटी फैंगजी ने यहाँ से जाने से पहले मुझे काफी सारी ऐसी चीजें दी है, बहुत सारे ऐसे ट्रेजर्स दिए हैं जिनकी मदद से मैं बहुत सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स को मार सकता हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो अपने और ज्यादा गार्ड्स को बुला लो, मुझे पता है कि यहाँ पर और भी मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स हैं। 8th प्रिंस उसे कहता है लेकिन तुम्हें यहाँ पर डरने की जरूरत है, तुमने यहाँ पर जिस मास्टर को मारा है वो एक काई फैमिली का मेंबर था जो कि मेरी मदर की फैमिली है और मेरी मदर की फैमिली एक गोल्डन फैमिली है। अब जबकि तुमने काई फैमिली के एक एल्डर को यहाँ पर मार दिया है तो मुझे लगता है कि अब तुम्हारे लिए यहाँ पर
और कोई जगह नहीं बची, काई फैमिली वाले तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। मिंग उसे कहता है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जो भी यहाँ पर मुझे मारने के लिए आएगा मैं उसे मार डालूंगा, फिर चाहे वो एम्परर क्यों ना हो। और मिंग उसे इतना कहने के बाद बाहर चला जाता है, जबकि एम्परर वहीं पर चुपचाप खड़ा होता है। एम्परर के पास वहाँ पर काफी सारे शैडोज में छुपे हुए मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स भी होते हैं। वो जल्दी से वहाँ पर निकलते हैं और उसे कहते हैं योर हाइनेस आपने हमें ऑर्डर क्यों नहीं दिया, हम लोग इस लड़की को यहीं पर मार सकते थे। प्रिंस उससे कहता है तुम्हें पता है कि वो हमारी फैमिली का सन इन लॉ है, वो मेरी आंटी का हस्बैंड है और मैं उसे अपने ही कोर्ट रूम में नहीं मार सकता, वरना मैं अपने फादर को इस बारे में क्या एक्सप्लेन करूंगा। और ऊपर से मुझे ये भी नहीं पता कि उसके पास और कौन कौन से सीक्रेट ट्रेजर्स हैं जो कि मेरी आंटी उसे देकर गई हैं। अगर हम लोग उसे यहाँ पर ज्यादा फोर्स करें तो शायद वो मुझे भी यहाँ पर मार डाले। जबकि मिंग वहाँ से बाहर आने के बाद सोच रहा होता है मुझे भी लगता है कि वहाँ पर काफी सारे मार्शल आर्ट्स के गार्ड्स थे जो कि वहाँ पर छुपे हुए थे, लेकिन उन सभी ने मेरे पर अटैक नहीं किया। जाओ कियांग उसे कहता है मास्टर ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि उस एज प्रिंस ने वहाँ पर आपको मारने की कोशिश नहीं की, हालांकि आपने उसके कैरेक्टर को वहाँ पर मार दिया है, फिर भी उसने आपको नहीं मारा। मिंग उसे कहता है ये लोग यहाँ पर मुझे डायरेक्टली बुलाकर मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, मुझे यहाँ पर डराने की कोशिश की है, इसका मतलब तो यह है कि रॉयल फैमिली वाले मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा नहीं मानते। इन सभी को लगता है कि मेरा स्टेटस इनसे बहुत ज्यादा लो है, हालांकि मैं यहाँ पर फैंगजी का हस्बैंड हूँ। तो मिंग निकलती है और मास्टर से कहती है मास्टर ये तो हमेशा से चलता आ रहा है, जितने भी रॉयल फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो आम लोगों को बहुत ही कम नजर से देखते हैं, उन्हें लगता है कि आम लोगों की कोई औकात ही नहीं है, जैसे कि आप एक आम फैमिली से हैं। इसी वजह से तो मैंने आपको कहा था कि आप हाउटियन सेक्टर को ज्वाइन करें और स्काई कैप्टर बनकर इन सभी लोगों को सजा दे जो लोग दूसरे लोगों में भेदभाव करते हैं। अभी भी आपके पास मास्टर की रिंग के अंदर हाउटियन सेक्टर का मोन्यूमेंट है, मुझे लगता है कि आपको उसको यूज करना चाहिए। मिंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है मुझे लगता है कि मुझे अभी हाउटियन सेक्टर के मैरियट मोन्यूमेंट के पास जाना चाहिए, तो देखते हैं कि हाउटियन सेक्टर में कौन सा नया मिशन है, वहाँ पर कोई ऐसा मिशन मिल जाए जिसको पूरा करके मैं अपने गुस्से को उतार सकूं। मिंग अपने स्पिरिट सी के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसके पास उसका मैरिट मोन्यूमेंट होता है। मिंग उस मैरिट मोन्यूमेंट से जाकर पूछता है कि क्या यहाँ पर कोई नया मिशन है। नए मिशन के बारे में बताया जाता है, उसे 39th प्रिंस के बारे में बताया जाता है जो कि किंगलॉन्ग डायनेस्टी का 39th प्रिंस है। यहाँ पर कुछ शॉर्ट में मिशन के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन मुझे इसकी अभी समझ नहीं आ रही। इसका नेक्स्ट चैप्टर रिलीज होगा तभी उसके साथ ही आपको बता दूंगा कि यहाँ पर इस मिशन में क्या करना है। फिलहाल के लिए इस चैप्टर का यहीं पर एंड हो जाता है, एपिसोड 329 का यहीं पर एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की एपिसोड 330 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग हाउटियन सेक्टर के उस मैरिज स्टाइले के पास जाता है ताकि वो वहाँ से देख सके कि इस वक्त कौन सा नया मिशन है, ताकि उस मिशन को पूरा किया जा सके, क्योंकि मिंग दोबारा से स्काई कैप्टर वाला काम करना चाहता है। एट प्रिंस की धमकी के बाद वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। जब उसे वहाँ पर मैरिज स्टाइले के सामने मिशन दिया जाता है तो उसे 39th प्रिंस के बारे में बताया जाता है कि वो बुराई के रास्ते पर चल पड़ा है। उसने एक शैडो डीमन आर्ट को सीखा है जिसकी मदद से वो बहुत सारे सोल्जर्स और आम लोगों की बॉडी के अंदर से उसके ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा है ताकि वो डीमन शैडो आर्ट को यूज करते हुए सुप्रीम पावर को हासिल कर सके। इस वक्त का हमारा मिशन 39th प्रिंस को रोकने का है। तो यहीं से इस एपिसोड की शुरुआत में 39th प्रिंस का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं, जबकि 39th प्रिंस वहीं पर उन सभी के सेंटर में खड़ा होता है। वो उन सभी की बॉडी के अंदर से उनके ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। वो यहाँ पर एक ब्लड डीमन शैडो टेक्निक को यूज कर रहा है। यहाँ पर इन सभी की बॉडी के अंदर से इनके ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद, इनके लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब करने के बाद उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन उसके सामने जितने भी लोग होते हैं, जब वो उनकी लाइफ एसेंस को एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो सभी लोग वहीं पर मर जाते हैं। तो 39th प्रिंस वहीं पर उन सभी लोगों के बीच में खड़ा होकर उन सभी के ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जबकि उसी वक्त 8th प्रिंस वहाँ पर आता है और ताली बजाते हुए उसे कहता है, मेरे छोटे भाई, तुम्हारी ये वाली ब्लड शैडो टेक्निक तो काफी ज्यादा स्पेशल है और पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो चुकी है। लगता है कि बैटलफील्ड के ऊपर तुमने काफी कुछ हासिल किया है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी वजह से तुम्हारी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ गई है। आए तुमने आज कितने ज्यादा लोगों के ब्लड को एब्जॉर्ब किया है। 39th प्रिंस उसे कहता है, मेरे पास यहाँ पर तकरीबन 12 लोग थे, इनमें से कुछ तो मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल पर थे, जबकि कुछ मार्शल आर्ट्स के सेंट भी थे। मैंने उन सभी के लाइफ एसेंस को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लिया है। इसके साथ ही वो उसे कहता है, 8th प्रिंस, तुम तो वैसे यहाँ पर कभी भी नहीं आते और हम दोनों की आपस में बनती भी नहीं है, तो फिर अचानक से तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए क्यों चले आए हो। 8th प्रिंस उसे कहता है, मेरे प्यारे भाई, क्या तुमने हमारे यीमिंग के बारे में सुना है, जिसकी हमारे आंटी के साथ शादी हुई है? क्या तुमने उसके बैंक के बारे में सुना है? क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमको मिलकर उसके बैंक के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए? 39th प्रिंस उसे कहता, हाँ, मैंने उसके बैंक के बारे में सुना है कि उसका बैंक काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है और बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन ये बात भी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि हमारे फादर बहुत ही जल्दी उसके बैंक के ऊपर कब्जा कर लेंगे, तो मुझे इस सब में कोई भी फायदा नजर नहीं आता कि मैं अभी जाकर उस लड़के से उस बैंक को छीन लूं। 8th प्रिंस उसे कहता है, ये बात तो वाकई में सच है कि फ्यूचर में हमारे फादर उस बैंक के ऊपर कब्जा कर ही लेंगे, लेकिन हम लोग फ्यूचर के बारे में ना सोचें और अभी के बारे में सोचें। तो जब तक फादर उस बैंक के ऊपर कब्जा करेंगे तब तक हम लोग यीमिंग को रास्ते से हटाकर उस बैंक से बहुत सारा पैसा बना सकते हैं।
हैं कि वो बैंक तो पैसा छापने की एक मशीन की तरह है। मेरे पास काफी अच्छा प्लान है। जब तक फादर उस बैंक के ऊपर कब्जा नहीं करना चाहते तब तक हम लोग जिमिंग की जगह पर उस बैंक के सारे पैसे को लूटते रहेंगे। जब फादर उसके ऊपर कब्जा करना चाहेंगे हम खुशी खुशी वो बैंक फादर के सामने पेश कर देंगे एक तोहफे के तौर पर, और फादर इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। 39 प्रिंस उसे कहता है लेकिन हम लोग आंटी का क्या करेंगे? तुम्हें पता है ना कि आंटी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो गुस्सा हो जाएंगी। मैं अभी अभी बैटलफील्ड से वापस आया हूँ, मुझे सिचुएशन के बारे में नहीं पता। 8th प्रिंस उसे कहता है हमारी आंटी उसी बैंक के पैसे को इस्तेमाल करते हुए ईस्ट चाइना की तरफ निकल गई है अपनी आर्मी को लेकर। उन्होंने उसी पैसे को यूज करते हुए अपनी आर्मी बनाई है ताकि वो ईस्ट चाइना के एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर जाकर कब्जा कर सके और वहाँ के रिसोर्सेज को हासिल कर सके। अगर आंटी वाकई में वहाँ पर कब्जा कर लेती है तो उनके हाथ में बहुत कुछ लगेगा और उनकी वेल्थ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। 39 प्रिंस उसे कहता है मैं अभी अभी उसी बैटलफील्ड से वापस आया हूँ। ईस्ट चाइना सी वाला एरिया वो बहुत ज्यादा रिच है। अगर वहाँ पर आंटी ने किसी भी एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया किसी बड़े किंगडम के ऊपर, आंटी की वेल्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगी। 8th प्रिंस उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, लेकिन हमारी लास्ट एक्सपीडिशन यानी कि हमारी लास्ट बैटल के बाद वहाँ से हमें काफी ज्यादा नुकसान हुआ है जिसकी वजह से एम्परर के पास ज्यादा पैसा नहीं बचा। लेकिन तुम जरा ये देखो कि आंटी यहाँ पर अपने हस्बैंड के बैंक से पैसा लेकर अपनी आर्मी बनाकर वहाँ पर गई है। अगर उन्होंने किसी भी कॉन्टिनेंट के ऊपर जाकर कब्जा कर लिया काफी ज्यादा अमीर हो जाएंगी। जितना पैसा उन्होंने बैंक से उधार लिया है वो उससे 1000 गुना ज्यादा पैसा कमा सकती हैं। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर बैंक के ऊपर पहले से कब्जा कर लेंगे और इसी बैंक से बहुत सारा पैसा बना लेंगे, आंटी के वापस आने तक हम लोग अपनी एक पूरी आर्मी खड़ी कर सकते हैं। उस आर्मी के बलबूते पर हम लोग भी वहाँ पर ईस्ट चाइना सी की तरफ जा सकते हैं और जाकर उन एरियाज के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। 39 प्रिंस भी उसकी बात सुनने के बाद से कहता है ब्रदर तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मुझे लगता है कि मैं अभी जाकर उस बैंक के ऊपर कब्जा कर लेना चाहिए। अगर हम लोग बैंक के ऊपर कब्जा ना भी कर पाए तो कम से कम हम लोग जिमिंग को जितना डिविडेंड मिलता है उसके ऊपर तो कब्जा कर ही सकते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि हम लोग जिमिंग से निपटेंगे कैसे, क्योंकि अब वो हमारी फैमिली का सन इन लॉ है। क्योंकि जैसे ही आंटी वापस आएंगी उन्हें पता चलेगा कि हमने उसके साथ कुछ बुरा किया है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगी और हमें सजा देंगी। तो उनको हम क्या जवाब देंगे? 8th प्रिंस उसे कहता है मुझे लगता है कि इस केस में हमें यहाँ पर अपने दिमाग को यूज करना पड़ेगा अपनी फोर्स की बजाय। साथ ही वो उसे कहती है मैंने सुना है कि तुम्हारी मदर के क्लैन में बहुत सारे ऐसे एल्डर्स हैं जो कि जस्टिस कमेटी के मेंबर्स हैं। साथ ही वो आगे बढ़ता है 39 प्रिंस से कहता है तुम्हें बस ऐसा करना है और वो उसे अपना सारा प्लान समझा देता है। नेक्स्ट सीन हमारे मिंग का दिखाया जाता है। मिंग अपने ही घर की छत के ऊपर बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। मिंग भी वहीं पर बड़ी आराम से बैठा होता है कि उसी वक्त एक चेन बड़ी स्पीड के साथ उड़ती हुई आती है और मिंग की बॉडी के साथ लिपट जाती है। मिंग को दिखाई भी नहीं देती और मिंग उसमें कैद हो जाता है और वहीं पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है। मिंग बिमिंग से कहता है बिमिंग ये किस तरह का वेपन है, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, मैं तो इसको देख भी नहीं पाया और मैं इसके सामने रिएक्ट भी नहीं कर पाया और ऊपर से इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि मैं इस चेन से अपने आप को आजाद नहीं करवा पा रहा। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर इनको हुनजुआन पर्पल गॉड लॉक कहा जाता है, ये बहुत ही स्पेशल चेन्स हैं, यहाँ तक कि सेंट लेवल के मॉन्स्टर्स भी इन चेन्स को नहीं तोड़ सकते। लगता है कि आपका दुश्मन यहाँ पर पूरी तैयारी करके आया है। तो वहाँ पर काफी सारे एल्डर्स होते हैं, वो उसे कहते हैं ये मिंग हम सभी लोग यहाँ पर पनिशमेंट हॉल की मिनिस्ट्री से आए हैं, हम सभी लोग इंपीरियल फैमिली की तरफ से यहाँ पर भेजे गए हैं, हमारा ताल्लुक पनिशमेंट हॉल से है। अगर तुमने यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोशिश की तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा होगा, हमारे साथ चलो। और साथ ही वो मिंग को ऊपर से नीचे खींच लाते हैं। मिंग उनसे कहता है लेकिन मैंने कौन सा जुर्म किया है जो पनिशमेंट हॉल के एल्डर्स यहाँ पर मुझे पकड़ने के लिए आए हैं? एल्डर उसे कहते हैं हम लोग तुम्हें यहाँ पर सारी बात एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तुम्हें हमारे साथ पनिशमेंट हॉल के प्रिजन में जाना पड़ेगा। वहाँ पर जाने के बाद जब तुम्हारी इंटेरोगेशन स्टार्ट होगी वहाँ पर तुम्हें सब कुछ बताया जाएगा कि तुमने कौन सा जुर्म किया है। हम लोग तो यहाँ पर सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमारे लिए इस काम को मुश्किल मत बनाओ, चुपचाप हमारे साथ चलो। मिंग उनके साथ चल देता है, वो उसे लेकर जेल में चले जाते हैं। वहाँ पर काफी सारे एल्डर्स होते हैं जबकि मिंग को उन्होंने वहाँ पर हथकड़ियाँ पहनाई होती है और मिंग उनके साथ साथ चल रहा होता है। जबकि जेल में काफी सारे कैदी होते हैं, वो मिंग को देखकर कहते हैं ये लौंडा तो काफी ज्यादा हैंडसम है, इस चिकने को हमारे सेल में भेज दो। जबकि कुछ कह रहे होते हैं लगता है कि ये यहाँ पर एक दिन भी नहीं टिक पाएगा क्योंकि ये लड़का तो दिखने में बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। जबकि मिंग उनसे कहता है तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, मैं तुम्हारी तरह कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस मुझे यहाँ पर वैसी सजा देने के लिए ले आए हैं। जबकि मिंग भी यहाँ पर सोच रहा होता है मुझे लगता है कि इन सभी को यहाँ पर 8th प्रिंस ने भेजा है क्योंकि ये इंपीरियल फैमिली से हैं। 8th प्रिंस इस सब में शामिल हो सकता है, पता नहीं अब ये लोग मेरे ऊपर कौन सा इल्जाम डालने वाले हैं। वो लोग मिंग के लिए एक सेल को ओपन करते हैं, उस सेल के अंदर पहले से 4 लोग होते हैं। वो उसे कहते हैं अब तुम यहीं पर इसी सेल में रहने वाले हो जब तक तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती। साथ ही वो मिंग को धक्का देते हुए अंदर फेंक देते हैं। मिंग अंदर आने के बाद
बाद कहता है चलो शुक्र है कि यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं, ना मैं तो यहाँ पर अकेले बहुत ज्यादा बोर हो जाता। फिर साथ ही वो दरवाजे को बंद कर देते हैं और मिंग को यहीं पर लॉक कर देते हैं। मिंग अपने हाथों की हथकड़ियों की तरफ देखता और कहता है बाहर इन लोगों ने हांजॉन पर्पल गॉड लॉक वाली चेन्स को यूज किया था, लेकिन अब सेल के अंदर बंद करने के बाद इन्होंने मेरी चेन्स को चेंज कर दिया है, लेकिन इनको शायद इस बारे में नहीं पता। मैं बड़ी आसानी के साथ इन चेन्स को तोड़ सकता हूँ और अपने आप को आजाद कर सकता हूँ। मिंग भी वहीं पर खड़ा होता है कि वहाँ पर बाकी के जो 4 लोग होते हैं वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है तो हमें उस बंदे ने पहले से बताया था कि यहाँ पर किसी को भेजा जाने वाला है, हमें उससे निपटना है, उसे हमें यहीं पर मारना होगा। लेकिन क्या वाकई में इस छोटे लड़के को मारना है? ये तो काफी ज्यादा यंग है, ये तो इस लड़के के ऊपर काफी ज्यादा तरस आ रहा है, ये तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स का गुरु है, क्या वाकई में इसको मारना पड़ेगा? उनमें से एक कहता है तुम्हें पता है ना कि जो भी हमें से इसको मारेगा वो उसे आजाद कर देंगे, आजादी के लिए इसको मारना पड़ेगा। क्योंकि मिंग उनसे कहता है तुम सभी लोग या तो बेवकूफ हो या फिर तुम लोग जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो। तुम्हें पता है ना कि मैं तुम सभी की बातों को सुन सकता हूँ, तुम यहाँ पर मेरे सामने मुझे ही मारने के प्लान को डिस्कस कर रहे हो। लगता है कि तुम सभी लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे। तुम्हें कम से कम यहाँ पर साउंड ट्रांसमिशन को यूज करना चाहिए, तुम यहाँ पर मुझे मारने का प्लान बना रहे हो। और यहीं पर हमारी एपिसोड 330 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। रिवेंज सीकर की एपिसोड 331 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग को एक झूठे केस के अंदर जेल में बंद कर दिया जाता है और ये सारे का सारा प्लान 8th प्रिंस और 39th प्रिंस का है। इन लोगों ने मिंग को जेल में बंद करने के बाद मिंग को वहीं पर मरवाने का प्लान बनाया होता है। तो मिंग को जिस जेल के अंदर बंद किया जाता है, जिस सेल के अंदर, वहाँ पर पहले से 4 लोग होते हैं और वो चारों मार्शल आर्ट्स के सेंट होते हैं। मिंग के सेल के अंदर आने के बाद वो चारों आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। वो लोग यहाँ पर मिंग को मारने की बात कर रहे होते हैं और कहते हैं उस बंदे ने हमसे कहा था कि इस लड़के को मारना है, लेकिन वाकई में हमें इस लड़के को मारना चाहिए क्योंकि ये तो सिर्फ एक छोटा सा मार्शल आर्ट्स का गुरु है, यानी कि इसका स्ट्रेंथ लेवल हमसे काफी ज्यादा कम है। जबकि मिंग उनसे कहता है तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम यहाँ पर मुझे मारने की प्लानिंग कर रहे हो तो तुम्हें यहाँ पर साउंड ट्रांसमिशन को यूज करना चाहिए, मैं तुम सभी की सारी बातों को सुन सकता हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वो चारों कैदी आगे से हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या तुम्हें लगता है कि हमें यहाँ पर साउंड ट्रांसमिशन यूज करने की जरूरत है? तुम तो सिर्फ एक मार्शल आर्ट्स के गुरु हो, जबकि हम चारों ही तुमसे हाई लेवल पर हैं, हम चारों मार्शल आर्ट्स के सेंट हैं। उनमें से एक हंसते हुए कहता है लगता है कि इस लड़के ने अभी तक हमारी पावर को नोटिस नहीं किया, इसे नहीं पता कि हम लोग मार्शल आर्ट सेंट लेवल पर हैं, इसे बड़ी आसानी के साथ मार सकते हैं। तो वो सारी जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। जबकि फिर उनमें से एक लड़का उसे कहता है लड़के तुम काफी ज्यादा समझदार हो, यहाँ पर खुद ही सुसाइड कर लो, इस तरह तुम्हारी बॉडी बच जाएगी, लेकिन अगर हम चारों ने मिलकर तुम्हारे पर अटैक किया फिर तो तुम्हारी बॉडी भी नहीं बचेगी, इसलिए तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, चलो जल्दी करो और सुसाइड कर लो। जबकि मिंग भी उनकी तरफ देख रहा होता है और उनसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मेरा भी ख्याल यही है कि तुम चारों को यहाँ पर खुद ही सुसाइड कर लेना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़ जाएं। तो वो चारों उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा होते हैं। जबकि उनमें से एक उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है अब तो तुम्हें अपने हाथों से मारना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो मिंग पर अपनी पाम से अटैक करने लगता है, मिंग अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है और ग्राउंड के ऊपर जोर से मारता है। जैसे मिंग ग्राउंड के ऊपर अपने पाँव को जोर से मारता है, ग्राउंड टूट जाता है और काफी सारी फोर्स निकलती है। वो चारों ही पीछे वाली दीवार के साथ जाकर टकराते हैं और इस बात से वो बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये लड़का यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ कैसे शो करवा सकता है। इस लड़के ने यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स को नहीं यूज किया बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी प्योर स्ट्रेंथ को यूज किया है। इसकी पावर तो बहुत ज्यादा है, हम लोग इसको यहाँ पर गुस्सा नहीं दिला सकते। मिंग अभी यहीं पर खड़ा होता है जबकि वो चारों भी वहीं पर ही खड़े होते हैं कि उसी वक्त एक रेड कलर की लाइट गुजरती है जो कि उन चारों के सर के आर पार हो जाती है और वो चारों वहीं पर मर जाते हैं। जबकि मिंग भी इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होता है। मिंग जल्दी से पीछे की तरफ देखता है और कहता है कौन है यहाँ पर, किसने ये सब कुछ किया है? लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जिसने भी उन चारों को मारा होता है वो वहाँ से गायब हो जाता है। जबकि उस बंदे के वहाँ से चले जाने के बाद थोड़ी देर के बाद लॉ मिनिस्ट्री के लोग वहाँ पर आते हैं और मिंग से कहते हैं मिंग ये तुमने क्या कर दिया, तुमने अपने साथी कैदियों को मार दिया है, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे साथी कैदी कौन थे? वो मिंग से कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पर जेल में आने के बाद तुमने एम्परर के ही बेटों को मार डाला, ये भी प्रिंस थे, तुमने यहाँ पर 4 रॉयल ब्लड वाले प्रिंसेस को मारा है, इसी वजह से अब तुम्हें इसकी भी सजा दी जाएगी। तो मिंग उनकी बात सुनने के बाद वहीं पर बैठ जाता और कहता है ये सब तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि ये सब कुछ इनका प्लान है। इन लोगों ने यहाँ पर पहले मुझे मारने की कोशिश की, जब इनका प्लान फेल हो गया इन्होंने चारों कैदियों को मार डाला ताकि मुझे यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बसाया जा सके। लेकिन क्या वाकई में ये चारों लोग एम्परर के बेटे हैं? क्या ये भी प्रिंस थे? तो नेक्स्ट सीन 8th प्रिंस और 39th प्रिंस का दिखाया जाता है। शैडो मास्टर वहाँ पर आता है और उन दोनों से कहता है मास्टर जैसा आपने काम दिया था वैसा हो गया है, मैंने उन चारों लड़कों को मार दिया है। अब क्योंकि उन चारों लड़कों को मारने का इल्जाम मिंग के ऊपर है तो हम लोग मिंग को इस बारे में सजा दे सकते हैं, हम लोग उसके क्लैन
को भी सजा दे सकते हैं और जो लोग भी उसके रिलेटेड हैं उनको भी सजा दी जा सकती है। एथ प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अब अगर आंटी वापस भी आ जाती है तो भी आकर जीमिंग को नहीं बचा पाएंगे कि जीमिंग के ऊपर रॉयल प्रिंसेस को मारने का इल्जाम है। अभी फिलहाल के लिए जीमिंग को वहीं पर उसी जेल में बंद रहने दो। जब वो हमसे डील करना चाहेगा तब हम उसके साथ बैंक के बारे में बात करेंगे। हम उससे बैंक ले लेंगे और बदले में उसे आजाद कर देंगे, वरना उसे सजाए मौत दी जाएगी। एथ प्रिंस 39 प्रिंस से कहता है अब उस लड़की के पास गोल्डन डिग्री है कि वो गोल्डन आर्मी का हिस्सा है। अगर उसने यहाँ पर एम्परर के बेटों को नहीं मारा होता हमारे लिए उसके ऊपर इल्जाम लगाकर उसको सजा देना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता। वो 39 प्रिंस से कहता है 39 प्रिंस क्या तुम वाकई में इस बारे में श्योर हो? वहाँ पर जिन 4 कैदियों को वहाँ पर जीमिंग ने मारा है वो वाकई में एम्परर के बेटे हैं? 39 प्रिंस उसे कहता हाँ मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, वो चारों ही एम्परर के नाजायज बेटे हैं। तुम्हें पता है ना कि जब हमारे एम्परर बहुत ज्यादा जवान थे तब वो बहुत ही रंगीन मिजाज के थे। वैसे भी तो उनके 40 बेटे हैं, यानी कि मैं 39 नंबर पर हूँ। के अलावा उनके बहुत सारे इलीगल बेटे भी हैं। उन्हें जो लड़की भी पसंद आया करती थी वो उसके साथ ही लग पड़ते थे और इस तरह बाहर के भी उनके काफी सारे बच्चे हैं। हालांकि उन सारे बच्चों को इस बारे में नहीं पता कि वो एम्परर के बेटे हैं और वो भी यहाँ पर रॉयल प्रिंस हैं। लेकिन उन सभी की कल्टीवेशन इसीलिए बहुत ज्यादा अच्छी है क्योंकि उनके अंदर हमारे रॉयल फादर का ब्लड है। एथ प्रिंस उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है लिटिल 39 तुम तो वाकई में एक बहुत बड़े जीनियस हो। तुमने तो यहाँ पर मेरे नाजायज भाइयों को भी ढूंढ निकाला। अब उस लड़के जीमिंग के लिए बचने का कोई भी रास्ता नहीं बचा। तो नेक्स्ट सीन मिंग का दिखाया जाता है। मिंग जेल के अंदर आराम से लेटा होता है। उसी वक्त रूजी उसके लिए खाना लेकर आती है। मिंग उसे देखकर हैरान होता है और कहता है रूजी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? रूजी उसे कहती है मास्टर मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। अब क्योंकि मैं आपकी पर्सनल मेड हूँ तो आपकी सेहत का ख्याल रखना तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसीलिए मैं आपके लिए अच्छा सा खाना बनाकर लाई हूँ। मीरू और जान जान को इस बारे में नहीं पता और ना ही ज़ेंग को। मैंने उनमें से किसी को नहीं बताया कि आपको अरेस्ट कर लिया गया है। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है। मिंग कहता है रूजी के टैलेंट्स इन सभी लोगों से बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है ये यहाँ पर अपनी स्टाइल टेक्निक को यूज करते हुए चली आई है, इसी वजह से किसी ने इसको नोटिस नहीं किया। इनविंसिबल स्वर्ड मिंग से कहती है मास्टर ये कोई ज्यादा अजीब बात नहीं है। रूजी के पास जितनी स्ट्रेंथ है वो एक नॉर्मल मार्शल आर्ट्स के गार्ड से बहुत ज्यादा है, इसी वजह से ये अपनी प्रेजेंस को कंसील कर सकती है। अगर यहाँ पर कोई मार्शल आर्ट्स का गार्ड भी होता वो भी इसको यहाँ पर सेंस नहीं कर पाता अगर ये लड़की खुद न चाहे तो। रूजी मिंग से कहती है मास्टर मैंने सुना है कि अगर आप किसी रॉयल फैमिली के मेंबर को मारते हैं तो आपको एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी आपका सर काट दिया जाता है। तो अब आपके लिए क्या ऑर्डर्स हैं? मैं जहाँ से आपको बाहर निकलवा दूं? अगर आप मुझे ऑर्डर देंगे तो मैं अभी आपको यहाँ से लेकर जा सकती हूँ। मिंग उसे कहता है इस जेल से बाहर निकलना मेरे लिए कोई भी ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। मैं इस जेल से खुद भी बाहर निकल सकता हूँ, लेकिन मसला ये है कि इस सब में पनिशमेंट हॉल के एल्डर शामिल है जो कि रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखते हैं और एम्परर इस सब में इन्वॉल्व है। अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करता हूँ इसका मतलब यही होगा कि मैंने इन चारों लोगों को मारा है जिनका इल्जाम मेरे सर पर लगाया गया है और इस तरह मेरे ऊपर इल्जाम और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। रूजी से कहती है तो मास्टर मैं आपको यहाँ से चुपचाप लेकर निकल जाती हूँ, हम लोग यहाँ से बहुत ज्यादा दूर चले जाते हैं। मिंग उसे कहता है नहीं मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ से दूर भाग जाता हूँ मेरी वाइफ के वापस आने के बाद उसकी पोजीशन में कमी आएगी, उसका स्टेटस भी लो कर दिया जाएगा कि उसका हस्बैंड यहाँ पर 4 लोगों को मारकर भाग गया है। मिंग अपने पास से गोल्डन डिग्री को निकालता है और उसे कहता है तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मीरू जान जान और ज़ेंग उनका अच्छे से ख्याल रखना है और दोबारा यहाँ पर मत आना। मैं फिलहाल के लिए ट्रेनिंग के लिए जा रहा हूँ। अपने गोल्डन डिग्री को यूज करते हुए अपने स्पिरिट वर्ल्ड में जा रहा है और उसे कहता है मैं अपने गोल्डन गार्ड की ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ। के बाद जब मैं वहाँ से वापस आऊंगा तब मैं गोल्डन आर्मी का एक मेंबर बन चुका हूँ। गोल्डन आर्मी का मेंबर बनने के बाद तो एम्परर भी मुझसे पंगा नहीं ले सकते। तो मिंग गायब होने के बाद अपने स्पिरिट वर्ल्ड में चला जाता है जहाँ पर वो मास्टर उसके पीछे खड़े होते हैं, गोल्डन आर्मी के कैप्टन। वो मिंग से कहते हैं तो फाइनली तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आ ही गए, चलो ठीक है तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है। हम लोग तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में भेजने वाले हैं जिसका नाम सोल फाइटिंग डे है। हमारे यहाँ पर सोल फाइटिंग ट्रेनिंग ग्राउंड के ऊपर बहुत सारी ऐसी टायरेनिकल मार्शल आर्ट स्पिरिट्स हैं जो कि एंशिएंट टाइम से हैं, जबकि मॉडर्न टाइम की बहुत सारी सोल्स भी हैं। वो सारी की सारी यहाँ पर फिजिकल फॉर्म में है और बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तुम्हें उन सभी के साथ फाइट करना होगी। ये बिल्कुल इम्प्रिंट्स के साथ फाइट करने के जैसा है कि यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हमारे पास जितने भी गोल्डन गार्ड्स यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं इन सारी सोल्स के सामने सिर्फ 1% ही बच पाती हैं, जबकि बाकी के सभी यहीं पर मारे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि तुम सोल फाइटिंग ग्राउंड की सारी सोल्स को हरा दोगे और उसके बाद तुम नेक्स्ट लेवल तक पहुँच पाओगे। साथ ही कमांडर वहाँ से गायब हो जाते हैं। मिंग वहीं पर खड़ा होता है कि उसी के सामने एक ब्लैक कलर की सोल आती है और उसके साथ एक मास्टर होता है। जो मास्टर मिंग के ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर अपीयर हुआ है और यहीं पर हमारी एपिसोड 331 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 332 के साथ हाजिर हूँ। तो रिवेंज सीकर की पिछली वाली एपिसोड तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ये वाली एपिसोड काफी ज्यादा बोरिंग होने वाली है। हालांकि मुझे भी इसकी कोई खास समझ नहीं आई, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा इसको एक्सप्लेन करने की। तो लास्ट एपिसोड के लास्ट सीन के ऊपर हमने देखा था मिंग गोल्डन गार्ड्स की ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर सोल्स के साथ फाइट करने वाला है। वहीं पर उसके सामने एक शैडो पियर होता है जिसके अंदर एक सोल होती है। वो एक सोल मास्टर होता है जिसके साथ उसे फाइट करनी है। इस एपिसोड की शुरुआत में मिंग अपने पास से अपनी तलवार निकालता है और अपनी एम्परर स्वर्ड जिनजेंग स्लैश को यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है और उसे सेंटर से काट देता है, जिससे वो सोल वहाँ से डिसअपियर तो होती है, लेकिन फिर से दोबारा से अपने आप को वहीं पर फॉर्म कर लेती है। मिंग इस बात से काफी हैरान होता है और बिमिंग से कहता है, बिमिंग ये सारे गोस्ट आ कहाँ से रहे हैं? क्या ये भूत है या फिर किसी की सोल्स है? बिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर ये सारी की सारी मार्शल सोल्स है। एक बार अगर कोई अपनी मार्शल सोल को बना लेता है तो वो उसको अपनी बॉडी से रिलीज कर सकता है, लेकिन अगर आप एक बार अपनी बॉडी के अंदर से अपनी मार्शल सोल को रिलीज कर देंगे, बॉडी से अलग कर लेंगे, तो वो ज्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रह पाती। लेकिन हम लोग इस वक्त एक अलग डायमेंशन के अंदर है, एक अलग स्पेस के अंदर। ये वाली जगह मार्शल सोल्स के रहने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ताकि ये मार्शल सोल्स यहाँ पर काफी अरसा से हैं और स्पेशल स्पेस की वजह से ये सारी मार्शल सोल्स यहाँ पर सर्वाइव कर पाई हैं। फिलहाल के लिए आप इनके ऊपर अटैक करके इनको डिस्पर्स तो कर सकते हैं, लेकिन इनको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ना ही यहाँ पर इन सभी को मार सकते हैं। और इन सभी के ओरिजिन के बारे में बिमिंग को कुछ भी नहीं पता। इनविंसिबल स्वर्ड भी बाहर निकलती है और मिंग से कहती है, मास्टर हालांकि सारी की सारी मार्शल सोल्स हैं और इनमें से किसी के पास भी अपनी कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इन सभी के पास अपने यूनिक स्किल्स हैं और ये इन्हीं यूनिक स्किल्स के साथ आपके साथ फाइट करेंगी। आप इन सभी को अपने मेल्टिंग पॉट को भरने के लिए यूज कर सकते हैं। इन सभी के साथ फाइट करें और आपका मेल्टिंग पॉट बढ़ता जाएगा, जिससे आपके मार्शल वुज़ोंग का स्टेटस बढ़ेगा। तो मिंग उन दोनों से कहता है, मैंने सुना है कि यहाँ पर मेल्टिंग पॉट को भरने की वजह। मिंग उन दोनों से कहता है, इस वक्त मैं अपनी मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल पर हूँ। मैंने सुना था कि अगर मैं यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल के दौरान अपने मेल्टिंग पॉट को भरता हूँ, इससे मैं लेवल को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो ह्यूमनली मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल होगा और दूसरा स्टेटस मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल होगा। बिमिंग से पूछता है, बिमिंग तुमने टोंगटियान के बारे में बताया था कि टोंगटियान सेक्टर के पैट्रिया जो तुम्हारे पहले मास्टर थे, फिर वो किस लेवल तक पहुँच पाए थे? बिमिंग उसे कहती है, मास्टर टोंगटियान भी मार्शल आर्ट्स गुरु के स्टेटस तक ही पहुँच पाए थे, वो ह्यूमनली पोजीशन तक नहीं पहुँच पाए। इनविंसिबल स्वर्ड भी उसे कहती है, मेरा मास्टर भी सिर्फ अपनी स्टेटस तक ही पहुँच पाया था, ह्यूमनली पोजीशन पर नहीं पहुँच पाया। इनविंसिबल स्वर्ड मिंग से कहती है, हमारा स्टेटस सिर्फ यही दर्शाता है कि हमारा लेवल क्या है। यहाँ फिलहाल के लिए मार्शल आर्ट्स के गुरु हैं। आपका स्टेटस हाई होने के बाद आप एक मार्शल आर्ट्स के सेंट बन जाएंगे, लेकिन ह्यूमनली पोजीशन ये दर्शाती है कि आप मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल पर रहते हुए भी मार्शल आर्ट्स के गार्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। लेकिन ह्यूमनली पोजीशन तक पहुँचने के लिए भी आपकी फिजिकल बॉडी को इस लायक होना चाहिए। पहले आपको अपनी बेस को ठीक करना होगा। अगर आप अपनी फाउंडेशन को बेहतर बनाते हैं तो आपकी फिजिकल बॉडी कल को डिवाइन लेवल तक पहुँच सकती है। मिंग इनविंसिबल स्वर्ड से कहता है, जैसा कि तुमने यहाँ पर बताया कि हम लोग अपने मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल पर अपनी फिजिकल बॉडी को और अपने मेल्टिंग पॉट को भरकर बहुत ही ज्यादा पावर को हासिल कर सकते हैं और ह्यूमनली स्टेज पर पहुंच सकते हैं। बाकी के सभी मार्शल आर्टिस्ट इसको ट्राई क्यों नहीं करते? इनविंसिबल स्वर्ड मिंग से कहती है, मास्टर जब आप मार्शल आर्ट्स के लॉर्ड लेवल पर होते हैं या फिर मार्शल आर्ट्स के गुरु लेवल पर होते हैं, ये दोनों ही स्टेजेस बहुत सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम करती है। इस वजह से सभी लोग ह्यूमनली स्टेटस को हासिल करने की बजाय अपने मेल्टिंग पॉट को भरने की बजाय डायरेक्टली अगली लेवल पर प्रमोट होना बेहतर समझते हैं। वो डायरेक्टली मार्शल आर्ट्स का गार्ड बनना पसंद करते हैं ताकि उनके रिसोर्सेज कम कंज्यूम हो। यहाँ पर अगर आपको अपने स्टेटस को इम्प्रूव करना है तो स्टेटस से आपको बहुत सा फायदा होगा। स्टेटस की मदद से आप अपनी बॉडी को बहुत सा स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। न सिर्फ स्ट्रॉन्ग बल्कि इसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। आप अपनी बॉडी को एक हायर लेवल की एग्जिस्टेंस में चेंज कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आप एक मार्शल आर्ट्स के गॉड बन सके। मिंग उसे कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मुझे अपनी फाउंडेशन को सेट करने के लिए जहाँ पर ह्यूमनली पोजीशन और स्टेटस दोनों को एक साथ इम्प्रूव करना होगा और उसके लिए मुझे अपनी फिजिकल बॉडी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। बिमिंग मास्टर से कहती है, अगर यहाँ पर सिर्फ स्टेटस की बात की जाए तो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आपका स्टेटस मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल पर भी इतना हाई है कि आप एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड बन सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ह्यूमनली पोजीशन की बात की जाए, ह्यूमनली पोजीशन को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल है। इनविंसिबल स्वर्ड मिंग से कहती है, मास्टर मेरे पास एक स्क्रोल है जिसके अंदर एक स्पेशल टेक्निक लिखी हुई है जिससे आप अपने स्टेटस और ह्यूमनली पोजीशन दोनों को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको अपनी बेस को इम्प्रूव करना है तो पहले आपको बहुत सारी प्रीमोरिडियल ऑरा को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना होगा और इसके साथ साथ आपको 5 कलर डिवाइन लाइट को भी अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना होगा, वो भी पूरे 1 लाख क्रिस्टल्स की एनर्जी को। इनविंसिबल स्वर्ड मिंग से कहती है, मास्टर मैं यहाँ पर आपको 5 कलर डिवाइन लाइट को एब्जॉर्ब करने का प्रोसीजर तो दे सकती हूँ, लेकिन मैं प्रीमोरिडियल ऑरा के बारे में कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो मेरे पास नहीं है। मिंग उस स्क्रॉल के ऊपर पढ़ता है। मिंग कहता है, अगर मुझे यहाँ पर 5 कलर डिवाइन लाइट को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना है तो मुझे 5
सोर्स बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक को मास्टर करना होगा। और रही बात यहाँ पर 5 कलर वाली डिवाइन लाइट को हासिल करने की, तो उसके लिए क्रिस्टल्स मुझे मिल जाएंगे। वो तो मैं अपने मॉन्यूमेंट से भी ले सकता हूँ। वो अपने मैरिस्टाइले के पास जाता है और उससे जाकर 5 कलर के क्रिस्टल्स के मांग करता है। उसे वहाँ पर 5 कलर के क्रिस्टल्स दिए जाते हैं, लेकिन साथ ही उसे कीमत बताई जाती है। मिंग कहता है जी तो बहुत ज्यादा महंगे हैं। 5 कलर डिवाइन लाइट वाले क्रिस्टल्स लेने के लिए मुझे यहाँ पर मिलियंस के हिसाब से मार्शल गार्ड कोइंस वेस्ट करना पड़ेंगे। ये शुक्र है कि मेरे मैरिड मॉन्यूमेंट को इस बारे में पता है कि मेरे पास बैंक है, इसी वजह से ये लोग मुझे यहाँ पर उधार देने को तैयार हैं। यानी कि मैं इनसे उधार में 5 कलर डिवाइन लाइट क्रिस्टल्स ले सकता हूँ। मिंग उनसे उधार लेने के बाद वहाँ पर उन सारे 5 कलर डिवाइन लाइट क्रिस्टल्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करता है। उन सभी को एब्जॉर्ब करने के बाद मिंग कहता है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी बॉडी अंदर से वॉश अप हो गई है और ऐसा लगता है जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर डिवाइन पावर्स आ गई हैं। इनविंसिबल स्वर्ड मिंग से कहती है मास्टर ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया, मुझे नहीं पता कि आप ये कहाँ से लेकर आए हैं। ये सारे 5 कलर वाली डिवाइन लाइट क्रिस्टल्स को कहाँ से आप इन सारे क्रिस्टल्स को लेकर आए हैं। वहीं से आप प्रीमोर्डियल ओरा को भी लेकर आ सकते हैं, लेकिन प्रीमोर्डियल ओरा तो बहुत ज्यादा प्रेशियस होता है, मुझे लगता है कि वो बहुत ज्यादा महंगा मिलेगा। मिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से बहुत सारा प्रीमोर्डियल ओरा है। इनविंसिबल स्वर्ड भी देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। तो मिंग यहाँ पर इस प्रीमोर्डियल ओरा के बारे में बताता है। वो कहता है मैं दूसरी दुनिया में गया था तो वहाँ पर पानी के अंदर एक बड़ा सा सर था। वो सर वहाँ पर सांस ले रहा था, उसके नाक के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही थी और उस सारी एनर्जी को मैंने वहाँ पर क्रिस्टल्स में रिफाइन किया था और वो सारी की सारी एनर्जी प्रीमोर्डियल ओरा था। तो मिंग मास्टर से कहती है मास्टर अब जब कि आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो आप इस स्क्रोल को ओपन करें और इसके अंदर जो टेक्निक लिखी हुई है 5 सोर्स बॉडी ट्रेनिंग टेक्निक, इसको जल्दी से मास्टर कर ले। मिंग अपने सामने स्क्रोल को ओपन करता है जिसके अंदर से बहुत सारे वर्ड्स निकलते हैं और मिंग यहीं पर बैठकर अपनी इस नई टेक्निक को मास्टर कर रहा है, जबकि वो सारी की सारी स्पिरिट्स उसके आसपास ही होती हैं। ये सारी मार्शल सोल स्पिरिट्स उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हैं। जैसे वो वहाँ पर मिंग के पास पहुँचती है, मिंग अपनी नई टेक्निक को मास्टर कर लेता है और अपनी दोनों उंगलियों के ऊपर अपनी एनर्जी को रिलीज करने के बाद सामने की तरफ एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। अब यहाँ पर जितनी भी मार्शल आर्ट्स की सोल्स हैं इन सभी को यूज करते हुए मैं अपने मार्शल आर्ट्स के मेल्टिंग पॉट को बढ़ सकता हूँ। मिंग कहता है मुझे लगता है कि मेरी फिजिकल बॉडी के साथ मेरी ह्यूमनली पोजीशन के जो शेकल्स थे वो खुल चुके हैं, अब मेरी बॉडी पहले से ज्यादा इम्प्रूव करेगी। इनविंसिबल स्वर्ड से कहती है हाँ मास्टर आपने बिल्कुल ठीक कहा, फिजिकल बॉडी के साथ जितनी भी बेड़ियां बंधी हुई थी वो सारी की सारी खुल चुकी हैं। हालांकि फिलहाल के लिए आपकी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी फ्यूचर में आपकी पोटेंशियल एंडलेस हो जाएगी और आपके पास जो फिजिकल बॉडी है ये लिमिटेड नहीं रहेगी। आप इस फिजिकल बॉडी को और भी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं और जब एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड बन जाएंगे आपकी पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो जैसे तैसे करके मैंने इस एपिसोड को एक्सप्लेन कर ही दिया है, हालांकि मुझे भी इसकी कोई हाथ समझ नहीं आई क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ बातें ही थी। तो शायद नेक्स्ट एपिसोड में कोई फाइट देखने को मिले और इन सारी बेकार सी बातों की भी समझ आ जाए। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 332 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 333 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग और इनविंसिबल स्वर्ड वहाँ पर मिंग को किसी नई टेक्निक के बारे में बताते हैं, वो उसे पोजीशंस के बारे में बताते हैं, स्टेटस और ह्यूमनली पोजीशन के बारे में। मार्शल आर्ट्स गुरु स्टेज के ऊपर रहते हुए वो अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है ना अपने स्टेटस को आगे बढ़ाए हुए, यानी कि मार्शल आर्ट्स सेंट पर ट्रांसफर हुए बिना भी वो अपनी कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है और अपने मेल्टिंग पॉट के अंदर बहुत सारी एनर्जी को इकट्ठा कर सकता है। वहीं पर मिंग अपने मैरिस्टाइले से बहुत सारी 5 कलर की एनर्जी को भी हासिल करता है और उन सारे क्रिस्टल्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे उसका स्टेटस और उसकी ह्यूमनली पोजीशन काफी ज्यादा बढ़ जाती है। लास्ट पे इनविंसिबल स्वर्ड मिंग को बताती है हालांकि मास्टर आपकी बॉडी के ऊपर जितनी भी बेड़ियां थी, जितने शैकल्स थे वो सारे टूट चुके हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि फ्यूचर में आपकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ेगी जब आप ह्यूमनली पोजीशन हासिल करेंगे। इंसान की परसेप्शन बहुत ज्यादा लिमिटेड होती है। अगर इंसान अपनी शैकल्स को तोड़ देता है तो इंसान की सेंसेस जैसे कि स्मेल करने की सेंस होती है वो मॉन्स्टर्स के बराबर हो सकती है और देखने की स्मेल किसी ऐसे शिकारी परिंदे की तरह हो सकती है जो कि अपने शिकार को देख लेता है, वो भी आसमान के ऊपर से। और उसके सुनने की शक्ति रात के वक्त उड़ने वाली बैट से भी ज्यादा हो सकती है। यहाँ तक कि अगर शैकल्स की बात की जाए तो इंसान की बॉडी के ऊपर जो शैकल्स होती हैं उसकी वजह से इंसान यहाँ पर 1 बिलियन कैटीज की पावर से ज्यादा अपनी फिजिकल पावर को नहीं बढ़ा सकता। यही तो इंसान की बॉडी के ऊपर शैकल्स होती हैं, लेकिन अगर यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर से उन सारी बेड़ियों को तोड़ दिया जाए, कोई भी इंसान
जहाँ पर 10 बिलियन से भी ज्यादा की कैटीज की पावर को हासिल कर सकता है, अपनी फिजिकल पावर को बढ़ा सकता है। मिमिंग मास्टर से कहती है, मास्टर अब जबकि आपने अपनी बॉडी के ऊपर जितने भी शैकल्स थे उन सभी को तोड़ दिया है, अब जहाँ पर एक नई टेक्निक को मास्टर कर रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर इस वक्त बहुत सारी डिवाइन लाइट जा रही है। इसका मतलब यह है कि आप बहुत ही जल्दी एक बहुत ही हाई लेवल की बीइंग बनने वाले हैं, एक डिवाइन गार्ड बनने वाली हैं। डिवाइन गार्ड बनने की तरफ ये आपका पहला कदम होगा। तो मिंग वहाँ पर बैठकर उस सारी कल्टीवेशन टेक्निक को कल्टीवेट करता है। वहाँ पर उसे पूरे 3 दिन लगते हैं। 3 दिन के बाद मिंग वहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से जबरदस्त एनर्जी को निकालता और कहता है, तो फाइनली मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। इस वक्त अपने स्टेटस मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल पर हूँ, यानी कि मेरा मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मिंग कहता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं इस वक्त भी एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड बन सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरी बॉडी के पास अपनी एक कॉन्शियसनेस है। मेरी बॉडी इस वक्त ह्यूमन एंड अर्थ के साथ रेजोनेट कर रही है। उसी वक्त मिंग का गोल्डन गार्ड का बैच बाहर निकलता है और उसके अंदर से एनर्जी निकलती है और साथ ही मिंग वहाँ से फिर से गायब हो जाता है। और मिंग के सामने इस बार एक बहुत बड़ा सा मैप होता है, जहाँ पर बहुत सारे वेज होते हैं और उनके ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। वो सारे डॉट्स प्लैनेट्स होते हैं। मिंग उसे देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। मिंग कहता है, लगता है कि गोल्डन आर्डर ने मुझे यहाँ पर सेकंड फेज में भेज दिया है। ये कोई सेकंड ट्रेनिंग ग्राउंड होगा और यहाँ पर मुझे किसी मॉन्स्टर से फाइट करना होगी। इनविंसिबल स्वॉर्ड उसे कहती है, नहीं मास्टर, ये तो बस एक बड़ी सी पिक्चर है। हम लोग इस वक्त एक बड़े से मैप के ऊपर हैं। मुझे लगता है कि ये मैप है ह्यूमन एंड वर्ल्ड का, इसके अंदर सारी दुनियाओं को दिखाया गया है। मिंग भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है, मुझे भी इस बारे में नहीं पता था। आयुष गोल्डन गार्ड्स के पास इतना बड़ा मैप कैसे हो सकता है। हम लोग इस वक्त जिस स्पेशल राम में हैं, एक बहुत बड़ा मैप है जो कि ह्यूमन और 10,000 दुनियाओं का है। मिंग उनसे कहता है, ह्यूमन एंड वर्ल्ड, ये बड़ा सा मैप क्या है। इनविंसिबल स्वॉर्ड उसे कहती है, हाँ मास्टर, ये एक बड़ा सा मैप है, जरा जहाँ पर देखो। इस मैप के मुताबिक बहुत सारी ऐसी एंसेस्ट्रल एग्जिस्टेंस हैं जो कि डिवाइन बीइंग से भी ज्यादा पावरफुल है, वो भी यहाँ पर इस मैप के ऊपर दिखाई जा रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये जितने भी छोटे डॉट्स हैं, ये छोटी दुनियाओं को दर्शाते हैं। इन सारी छोटी दुनियाओं में एक छोटा डॉट हमारे टियानजान कॉन्टिनेंट का भी है। तो यहीं पर गोल्डन गार्ड के कमांडर भी अपीयर होते हैं और मिंग से कहते हैं, ये मिंग, अगर तुम्हें तुम्हारे सेकंड टेस्ट के लिए यहाँ पर भेजा गया है, ये ह्यूमंस एंड 7,000 वर्ल्ड का एक मैप है। तुम्हें सारे मैप को मेमोराइज करना होगा, क्योंकि अगर हम लोग गोल्डन गार्ड को दोबारा राइज करवाकर 5 एलिमेंटल डायनेस्टी की बुनियाद रखना चाहते हैं, तो हमें इन सारे के सारे मैप्स को मेमोराइज करना होगा। गोल्डन गार्ड को जो भी ज्वाइन करता है वो जिंदगी में एक बार यहाँ पर इस राम में भेजा जाता है, ताकि वो इस मैप को मेमोराइज कर सके। तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, चल में जो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा। लेकिन तुम्हें यहाँ पर इस सारे मैप को याद करने के लिए सिर्फ 3 दिन का टाइम दिया जाएगा। 3 दिन में अगर तुमने सारे मैप को मेमोराइज कर लिया तो ठीक है, नहीं तो तुम्हें नेक्स्ट ट्रेनिंग ग्राउंड में भेज दिया जाएगा। मिंग उसे कहता है, ठीक है। फिर साथ ही कमांडर वहाँ से गायब हो जाता है। मिंग अपनी टाइजी डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट करता है और कहता है, मेरी टाइजी डिवाइन आर्ट और साथ में मेरे पास केओस सूत्रा है, उसकी मदद से मैं बहुत ही जल्दी सारे मैप को मेमोराइज कर लूंगा। मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। मिंग वहाँ पर पूरे 3 दिन लगते हैं। 3 दिन के बाद मिंग लंबे लंबे सांस ले रहा होता है और कहता है, ये मैप तो बहुत ज्यादा बड़ा है। अपनी टाइजी डिवाइन आर्ट को एक्टिवेट करने के बावजूद भी मैं सारे के सारे मैप को मास्टर नहीं कर पाया। मिंग कहता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर जितना कुछ भी जाना है वो बहुत ज्यादा है। ऐसा लगता है कि जैसे मेरा दिमाग बढ़ चुका है। चलो खैर, कम से कम इसने काम तो किया। अब 3 दिन पूरे होने के बाद मिंग को नेक्स्ट स्टेज के ऊपर टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। तो मिंग अपने गोल्डन गार्ड टोकन की मदद से एक दूसरी जगह पर अपीयर होता है। वहाँ पर नीचे रूइंस होती हैं। जैसे मिंग वहाँ पर अपीयर होता है, कैप्टन फिर से वहाँ पर आता है और मिंग से कहता है, ये तुम्हारा 3rd फेज है, यहीं पर तुम्हारी तीसरी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। यहाँ पर नीचे तुम्हें जो रूइंस दिखाई दे रही हैं, उनका नाम टियानटिंग रूइंस है। ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। इन रूइंस के अंदर सिर्फ वही बंदा जा सकता है जिसके पास गोल्डन गार्ड का टोकन हो। तुम्हारे पास गोल्डन गार्ड का फेक टोकन होगा तभी तुम इन रूइंस के अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारे पास पूरे 3 दिन है। 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें इन रूइंस के अंदर से अपने लिए कोई स्पेशल चीज को ढूंढना होगा। कोई भी ट्रेजर जो तुम्हें यहाँ से मिले वो तुम अपने लिए रख सकते हो। तो ये तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम्हें यहाँ से कोई अच्छी चीज मिल पाती है या नहीं। फिर साथ ही वो कैप्टन वहाँ से गायब हो जाता है। मिंग कहता है, ये गोल्डन गार्ड की ट्रेनिंग तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तूने मुझे यहाँ पर ह्यूमन एंड वर्ल्ड का एक बड़ा सा मैप दिखा दिया जो कि खजाने की तरह है, और फिर यहाँ पर मुझे रूइंस भी दे दी जहाँ से मैं अपने लिए कोई भी ट्रेजर चूज कर सकता हूँ। इसके अंदर तो बहुत सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं, तो ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। मिंग वहाँ पर अपनी डिवाइन सेंस को यूज करता है और कहता है, चलो जल्दी से चेक करते हैं कि यहाँ पर इन रूइंस के अंदर कोई स्पेशल ट्रेजर है भी या नहीं। फिर साथ ही वो इनविंसिबल स्वॉर्ड और बीमिंग से भी कहता है, तुम दोनों भी यहाँ पर अपनी सेंसेस को यूज करो और मुझे बताओ क्या तुम्हें यहाँ पर कोई ट्रेजर महसूस होता है या नहीं। सीन 3 घंटे के बाद का दिखाया जाता है। मिंग कहता है, मुझे तो यहाँ पर कोई भी ट्रेजर नहीं मिला। बीमिंग और इनविंसिबल स्वॉर्ड से भी वो पूछता है, वो उनसे कहता है, क्या तुम दोनों को यहाँ पर कोई स्पेशल ट्रेजर सेंस हुआ। तो दोनों से कहती है, नहीं मास्टर, हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। इनविंसिबल स्वॉर्ड मिंग से कहती है, मास्टर मुझे नहीं पता कि ये रूइंस कितनी ज्यादा पुरानी है। यहाँ पर गोल्डन गार्ड की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे लोग आए होंगे और यहाँ पर जितने
जितने भी ट्रेजर्स होंगे वो सारे तो उन लोगों ने पहले निकाल लिए होंगे। इनविंसिबल स्वर्ड मिंग से कहती है मास्टर लेकिन जहाँ पर रूल्स तो बहुत ज्यादा स्पेशल है और जहाँ पर बहुत ज्यादा ओरा है, कि जहाँ पर हवा में बहुत ज्यादा एनर्जी है, अगर आप चाहें तो आप यहीं पर पैक कर दोबारा से कल्टीवेट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपको हिमली पोजीशन के लिए यहाँ पर कल्टीवेट करना चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत है। जितने ज्यादा क्रिस्टल्स को आपने पहले एब्जॉर्ब किया था उससे बहुत ज्यादा क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी, कम से कम 6 गुना ज्यादा क्रिस्टल की जरूरत पड़ सकती है। इनविंसिबल स्वर्ड मिंग से कहती है मास्टर ये वाली जगह बिल्कुल परफेक्ट है। पहले आपने अपने मार्शल आर्ट्स गुरु लेवल को स्टेटस लेवल तक आगे बढ़ाया था, अब आप उसको हिमनली लेवल तक आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको 6 गुना ज्यादा क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। 5 कलर वाले क्रिस्टल जो कि आपने मैरिट मॉन्यूमेंट से लिए थे। उसकी बात सुनते ही हैरान हो जाता है और कहता है क्या मुझे 6 गुना ज्यादा क्रिस्टल चाहिए? इसका मतलब तो ये है कि मुझे यहाँ पर ट्रिलियन मार्शल आर्ट्स गॉड कॉइन जाया करने पड़ेंगे अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मेरे पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं, मैं यहाँ पर इतने सारे ट्रिलियन मार्शल गॉड कॉइन जाया कर सकूं? इनविंसिबल स्वर्ड उसे कहती है मास्टर इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, मुझे तो लगता है कि आपको अपना बैंक बेचना पड़ेगा। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर मैं तो पहले भी आपको कई बार कह चुकी हूँ पैसा तो कुछ भी नहीं है, पैसा तो आने जाने वाली चीज है। अगर कोई चीज आपके साथ रहेगी तो वो आपकी कल्टीवेशन रहेगी, इसलिए आपको अपने रिसोर्सेज को खर्च करके अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाना चाहिए। मिंग उनकी बात सुनने के बाद कहता है जब मैं प्रिंसेस की बर्थडे पार्टी में था तब वहाँ पर मैंने अपने बैंक के जब पैसे प्रिंसेस को दिए थे, डिविडेंड्स उसके नाम किए थे, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग थे कि नजर मेरे बैंक के ऊपर थी और वहाँ पर एम्परर के बैंक को जान लेने के बाद मेरे बैंक की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मिंग कहता अगर मैं वाकई में जहाँ पर अपने बैंक को बेचना चाहता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी फैंक्सी के वापस आने का इंतजार करना होगा। उसके साथ पहले इस बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद अपने बैंक को बेच देंगे, भी मुझे ज्यादा कीमत देगा उसको। मिंग कहता है लगता है कि अब मेरा यहाँ पर रुकना बिल्कुल बेकार है, यहाँ पर रूइंस के अंदर तो मुझे कुछ भी स्पेशल नहीं मिलने वाला, चलो फिर यहाँ से वापस चलते हैं। मिंग अपने गोल्डन आर्डर वाले बैच को निकालता है और उसको एक्टिवेट करता है और यहीं पर हमारी एपिसोड 333 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? रिवेंज सीकर की एपिसोड 334 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग को गोल्डन कार्ड की तीसरी ट्रेनिंग के लिए एक ऐसी एंशिएंट जगह पर भेजा जाता है जहां पर उसे अपने लिए किसी ट्रेजर को फाइंड करना होता है। उसे वहां पर 3 दिन का टाइम दिया जाता है, लेकिन मिंग को वहां पर सर्च करने के बावजूद कुछ भी नहीं मिलता, ना ही उसकी दोनों स्पिरिट्स को वहां पर कुछ महसूस होता है। तो मिंग कहता है चलो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। मिंग अपने गोल्डन बैच को यूज करते हुए वहाँ से वापस पिछली डायमेंशन में आ जाता है, जहाँ पर उसी वक्त कैप्टन उसके सामने आता है और उसे कहता है लड़के लगता है कि तुमने वहाँ पर कुछ भी स्पेशल ट्रेजर नहीं हासिल किया, लेकिन इस ट्रेनिंग के बाद तुम्हारी फिजिकल बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, तुम्हारी बॉडी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर गई है। मिंग उसे कहता हाँ कमांडर बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि मेरा फिजिकल एबिलिटीज काफी ज्यादा बड़ी है, वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मेरी ब्लड लाइन काफी ज्यादा स्पेशल है, इसी वजह से मेरी फिजिकल बॉडी काफी हद तक चेंज हो चुकी है। कमांडर से कहते हैं ये बात तो ठीक है कि तुम्हारी फिजिकल बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम्हारे पास एक मार्शल आर्ट सेंट से भी ज्यादा की पावर है, लेकिन फिलहाल तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा लो है और हमारे गोल्डन कार्ड का ये रूल है कि हम लोग एक मार्शल आर्ट सेंट के बंदे को एक्सेप्ट करते हैं। अगर 3 साल के अरसे में तुम अपने आप को मार्शल आर्ट सेंट के लेवल तक अपडेट नहीं कर पाते, हम तुम्हें गोल्डन कार्ड आर्मी से बाहर निकाल देंगे, तुमसे तुम्हारा बैच भी ले लिया जाएगा। मिंग उनसे कहता है ठीक है कमांडर, मैं इस बात को जहन में रखूंगा और अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि 3 साल के अरसे में अपने आप को मार्शल आर्ट सेंट लेवल तक पहुंचा दूं। तो यहाँ पर ये वाली बातें खत्म करने के बाद कमांडर उसे कहते हैं मैंने सुना है कि टोंगली बैंक किंगलोंग सिटी के अंदर है, वो तुम्हारा है, तुम्हारी फैमिली से बिलोंग करता है, तुमने उस बैंक को बनाया है। मिंग उनसे कहता है जी कमांडर वो बैंक मेरा है और बहुत ही जल्दी मैं उस बैंक की ऑक्शन करने वाला हूँ, मैं इस बैंक को बेचने वाला हूँ। कमांडर उसे कहते हैं तुम्हें भी ये बात अच्छी तरह से पता होगी कि इस वक्त बहुत ही पावरफुल लोग ऐसे हैं जिनकी नजर तुम्हारे बैंक के ऊपर है, क्योंकि तुम्हारा बैंक बहुत ही जल्दी तरक्की कर रहा है, हर साल उसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, इसी वजह से इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हारे पास उस बैंक के जितने भी शेयर्स हैं वो सारे तुम्हें पहले बेच देने चाहिए। मिंग उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है मुझे लगता है कि कमांडर की नजर भी मेरे बैंक के ऊपर है और इन लोगों को भी मेरे बैंक के शेयर्स चाहिए। चलो सबसे पहले देखते हैं कि आए ये लोग मुझे यहाँ पर कौन सी कंडीशंस देने को तैयार हैं। अगर मुझे इनके टर्म्स अच्छी लगी तो मैं अपना बैंक इन्हीं को बेच दूंगा। कमांडर मिंग से कहते हैं अब क्योंकि तुम गोल्डन गार्ड आर्मी का एक मेंबर बनने वाले हो तो तुम्हें यहाँ पर गोल्डन गार्ड आर्मी के लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें अपने बैंक के शेयर्स में से 10% शेयर्स हमारे गोल्डन गार्ड आर्मी को देना होंगे। लेकिन यहाँ पर ये मत समझना कि हम लोग यहाँ पर तुमसे मुफ्त में कुछ ले रहे हैं, हम तुम्हें 10% शेयर लेने के बदले में काफी सारा पैसा देंगे, तुम डायरेक्टली वो रकम मुझे बता सकती हो ताकि फिर उसके बाद मैं तुम्हें डिसाइड करके बता सकूं हम लोग तुम्हें उतना पैसा दे सकते हैं या नहीं। तो मिंग कमांडर की बात सुनने के बाद कहता अगर मैं अपने बैंक की सालाना इनकम को देखूं तो मेरे बैंक की सालाना इनकम 15 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइन से भी ज्यादा होती है।
हर साल जो इनकम डबल होती जाती है। अगर इस सब को देखा जाए तो मुझे लगता है कि अगर आपको मेरे 10% शेयर चाहिए तो आपको मुझे 10% के बदले में 15 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स देने होंगे। कमांडर उसे कहते हैं तुम्हारी ऑफर काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन मेरी ऑफर उससे भी ज्यादा अच्छी है। मैं हर महीने अपने बैंक के शेयर्स में से 1% शेयर हमें देना होंगे। 1% के हिसाब से जितनी भी रकम बनती है वो तुम्हें हर महीने देना होगी। अगर हमारी गोल्डन गार्ड आर्मी के लीडर को लगा कि वाकई में 1 साल के बाद तुम्हारे बैंक के डिविडेंड इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं, हम लोग तुम्हें तुम्हारा सारे का सारा पैसा वापस कर देंगे और तुम्हारे 10% शेयर्स को 15 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइन्स के बदले में खरीद लेंगे। मिंग कमांडर की बात सुनने के बाद कहता है कमांडर मुझे नहीं लगता कि ये डील कोई ज्यादा अच्छी है। जहाँ पर आपको मुझे इस बात का यकीन दिलाना होगा, ऐसा ना हो कि आप पूरे साल तक मुझसे मेरे डिविडेंड्स लेते रहे और उसके बाद आप मुझे पैसा भी ना दें। मिंग भी इसी बारे में सोच रहा था। मिंग कहता है ये जहाँ पर मुझसे मेरे बैंक के पैसे भी लेना चाहता है वो भी पूरे 1 साल तक, और बदले में अगर एंड पर ये लोग मुझे यहाँ पर से निकाल दें या फिर मुझे पैसे देने से मना कर दें तो मैं इनका क्या उखाड़ लूंगा। कमांडर मिंग की बात सुनने के बाद गुस्सा हो जाती है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मैं गोल्डन गार्ड आर्मी का कमांडर तुम्हें यहाँ पर झूठ बोल रहा हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपने वादे को पूरा नहीं करूंगा? आज के बाद अगर तुमने इस तरह की बात की बिना सोचे समझे तो फिर तुम्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाना पड़ेगी। मिंग उसकी इस बात की वजह से सोच रहा होता है ये मुझे यहाँ पर डराने धमकाने की कोशिश कर रहा है। पहले इसने मुझसे प्यार से बात की और अब इसने मुझे अपनी पावर शो करके बता दिया है ये एंड पर मुझे धोखा भी दे सकते हैं। मुझे लगता है कि ये कमांडर कोई अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे इनके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। मिंग कमांडर से कहता है लेकिन जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वक्त अब रॉयल प्रिंस का एक कैदी हूँ, जेल में बंद हूँ और बहुत ही जल्दी मुझे एक्सिक्यूट किया जाने वाला है। मुझे फांसी की सजा सुनाई गई है। जैसा कि आपने कहा कि मुझे हर महीने 1% अपने बैंक का प्रॉफिट आप लोगों को देना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ही जहाँ पर मारा जाऊंगा तो मैं आपको प्रॉफिट कैसे दे पाऊंगा? पहले आपको मुझे जेल से आजाद करवाना होगा। कमांडर उसे कहते हैं तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा काम हो जाएगा। इस दिन तुम्हें वहाँ पर फांसी दी जाएगी, उसी दिन हमारे गोल्डन गार्ड आर्मी वहाँ पर अपीयर होगी और तुम्हें बचा लेगी और साथ ही मिंग को वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। तो मिंग वापस से उसी जेल के अंदर आ जाता है। मिंग कहता है तो गोल्डन गार्ड आर्मी वालों की नजर भी मेरे बैंक के ऊपर है और ये लोग भी मेरे बैंक के शेयर्स मुझसे लेना चाहते हैं। पता नहीं मेरे बैंक के पीछे इतने सारे लोग क्यों पड़े हुए हैं। इसी वक्त दरवाजा खुलता है, एक गार्ड अंदर आता है और उसे कहता है प्रिजनर जिमिंग एक लड़की तुमसे मिलने के लिए आई है। तो वहाँ पर एक नौकरानी आती है जिसके हाथ में एक शीशा होता है। वो उसे कहती है मेरा नाम कियान जू है और मैं यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई हूँ। सेकंड प्रिंसेस ने मुझे यहाँ पर आपके लिए भेजा है। उन्होंने यहाँ पर एक स्पेशल मिरर छोड़ा था जिसकी मदद से आप रॉयल प्रिंसेस के साथ बात कर सकते हैं। हमारी सेकंड प्रिंसेस को ये बात पहले से पता है कि आप इस वक्त जेल के अंदर बंद है। उन्हें यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस सब के बारे में पता है, लेकिन वो इस वक्त जंग के मामलात को संभाल रही है, इसलिए वहाँ से वापस नहीं आ सकती। लेकिन जाने से पहले वो ये मिरर मुझे दे गई थी और आप इस मिरर के जरिए से उनसे बात कर सकते हैं। मिंग उसके हाथ से वो मिरर ले लेता है, फिर साथ ही उसे कहता है मुझे ये बताओ कि वहाँ पर ईस्ट चाइना में क्या हो रहा है, क्या वार में सब कुछ ठीक है? हेड उनसे कहती है हाँ मास्टर वहाँ पर सब कुछ ठीक है। सेकंड प्रिंसेस ने अपनी आर्मी को लीड करते हुए वहाँ पर जो लोग हैं उन सभी को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया है। बहुत ही जल्दी वो पूरे के पूरे किंगडम के ऊपर कब्जा कर लेंगी। प्रिंसेस ने कहा था कि वो सिर्फ 3 ही महीने में वहाँ से वापस आ जाएंगी पूरे ईस्ट चाइना को जीतकर। फिर वो मेड उसे कहती है अब जबकि आप प्रिंसेस से बात करने वाले हैं और मेरा काम यहाँ पर पूरा हो चुका है तो मैं इजाजत चाहूंगी, मैं यहाँ से वापस जा रही हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है। नौकरानी के वहाँ से चले जाने के बाद मिंग उस मिरर के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को इन्फ्यूज करता है ताकि उसको एक्टिवेट किया जा सके। उसके एक्टिवेट होने के बाद के अंदर उसे प्रिंसेस दिखाई देती है। प्रिंसेस उससे बात कर रही होती है बिल्कुल एक वीडियो कॉल की तरह। प्रिंसेस उसे कहती है मिंग क्या तुम मुझे देख सकती हो? मिंग उसे कहता हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। कियानजू ने मुझे सारी बात बताई है कि ईस्ट चाइना में तुम जो कुछ भी कर रही हो तुम्हें बहुत बधाई हो। सेकंड प्रिंसेस उसे कहती है इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तुम्हारे बारे में बात करते हैं। मैंने सुना है कि तुम इस वक्त जेल में बंद हो। मुझे पता था कि ये लोग तुम्हारे खिलाफ कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे, लेकिन इतनी जल्दी चलेंगे मुझे ये नहीं पता था। मिंग उसे कहता है फैंगजी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस सब को खुद ही संभाल सकता हूँ। सेकंड प्रिंसेस उसे कहती है अब तुम्हें अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन पर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। चाहे वो तुम्हें कुछ भी यहाँ पर ऑफर करें, तुम्हें उनकी इस ऑफर को नहीं मानना। जब तक मैं वापस नहीं आ जाती मैं खुद ही आकर उनसे बात करूंगी। वो लोग तुम्हारे ऊपर इसीलिए अटैक कर रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। मिंग उसे कहता है तुम्हें एक्चुअल सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं है। एक्चुअल सिचुएशन तो इससे बहुत ज्यादा बुरी है। ना सिर्फ 8th प्रिंस यहाँ पर मेरे बैंक के ऊपर कब्जा करना चाहता है, बल्कि गोल्डन गार्ड आर्मी के कमांडर भी, उनकी नजर भी मेरे बैंक के ऊपर है। इन सभी को मेरे बैंक के डिविडेंड्स चाहिए। वो लोग मेरे शेयर्स को खरीदना चाहते हैं। मैंने भी सोचा है कि मैं बहुत ही जल्दी अपने बैंक के शेयर्स को ऑक्शन करने वाला हूँ। सेकंड प्रिंसेस उसे कहती है क्या तुम वाकई में अपने बैंक को बेचने वाले हो? ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेरे ऊपर भी काफी ज्यादा कर्जा है। हम लोग बैंक को ऑक्शन करेंगे, मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी और हम दोनों मिलकर अपने शेयर्स को बेचेंगे। इससे मेरा मसला भी हल हो जाएगा। उसे कहता है अब तुम्हारे सर पर कितना ज्यादा कर्ज है, तुमने किससे कर्जा ले लिया? सेकंड प्रिंसेस उसे कहती है मेरे पर 10 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइन का कर्जा है। एक मार्शल आर्ट्स के गार्ड बनने के लिए मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत थी और मैंने अपने भाई से बहुत सारे पैसे उधार लिए थे रिसोर्सेज के लिए, जिसकी वजह से
मेरे सर पर इतना ज्यादा कर्जा चढ़ चुका है और मुझे ये सारे का सारा टाइम पर वापस भी करना है। मिंग उसकी बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, और मुझे लगा था कि यहाँ पर मैंने बहुत ज्यादा पैसा खर्च दिया है अपनी पोजीशन को हाई करने के लिए, अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए, तुमने तो मुझसे भी ज्यादा पैसा खर्च किया है। लेकिन प्रिंसेस उसे कहती है, जब हम लोग एक मार्शल आर्ट्स के गुरु होते हैं तो वहाँ पर स्टेटस हासिल करने के लिए हमें बहुत सारे रिसोर्सेज को खर्च करना पड़ता है, लेकिन उस वक्त मेरे पास इतने सारे रिसोर्सेज नहीं थे कि मैं ही वाली पोजीशन को हासिल कर सकूं। मुझे पता है कि तुम्हारा एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा अच्छा है और तुम चाहो तो तुम एक बहुत ही जल्दी मार्शल आर्ट्स के गॉड भी बन सकते हो। सेकंड प्रिंसेस उसे कहती है, तुमने कहा कि गोल्डन गार्ड आर्मी के लोग भी तुम्हारे बैंक के ऊपर नजर रखे हुए हैं, मुझे उनके बारे में बताओ, वो इसके बदले में तुम्हें क्या ऑफर कर रही है। मिंग उसे कहता है, कमांडर ने मुझे कहा है कि वो मुझसे 10% शेयर्स 15 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस में खरीदेंगे और इसके बदले में वो मुझे जेल से भी आजाद करवा देंगे। सेकंड प्रिंसेस मिंग से कहती है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है गोल्डन गार्ड आर्मी के कमांडर तुम्हें 15 ट्रिलियन युआन देने को तैयार है कि 15 ट्रिलियन मार्शल गार्ड कॉइंस के बदले में वो किसी भी इंसान को अपनी गोल्डन गार्ड आर्मी में ज्वाइन करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि एंड पर तुम्हें यहाँ से भी धोखा मिल सकता है। उसे कहता है, फिलहाल तो मुझे जेल से आजाद होना है और इसके लिए मैंने उनकी इस डील को एक्सेप्ट कर लिया है। पहले वो मुझे जेल से आजाद करवाएं, उसके बाद सोचेंगे कि उनका क्या करना है। प्रिंसेस उसे कहती है, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, तुम उसकी इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद वो तुमसे तुम्हारे डिविडेंड मांगेंगे, तुम उनसे कहना कि मुझे बैंक से निकाल दिया गया है और मेरे पास जितने भी शेयर है वो सारे के सारे मेरी बीवी ने मुझसे छीन लिए हैं। तुम्हारे पास बैंक के राइट्स और शेयर ही नहीं होंगे तो फिर तुम उनको दोगे कैसे। मिंग उसे कहता है, तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा अच्छा है, चलो ठीक है, हम लोग इसी प्लान को डिस्कस करते हैं। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 334 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर की एपिसोड 335 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था एक नौकरानी जेल के अंदर आती है और मिंग को एक मिरर देकर जाती है जिसकी मदद से वो सेकंड प्रिंसेस के साथ बात कर सकता है। वो सेकंड प्रिंसेस को सारी बात बता देता है कि कैसे वो बैंक को ऑक्शन करने वाला है और जेल के अंदर उसे यहाँ पर रखा गया और उसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया और बहुत ही जल्दी उसको सजाए मौत दी जाएगी। यहाँ पर इस एपिसोड की शुरुआत 3 दिन के बाद की होती है। 3 दिन के बाद मिंग को हॉल ऑफ जस्टिस में पेश किया जाता है जहाँ पर उसके सामने जजेस बैठे होते हैं। एथ प्रिंस भी वहीं पर बैठा होता है कि आज इसको यहाँ पर सजा मिलने वाली है। मिंग को वहाँ पर ले जाया जाता है जबकि उसके सामने जो जज बैठा होता है वो उसे कहता है, ये मिंग, मैं यहाँ पर इस पनिशमेंट हॉल का लीडर हूँ और जज भी हूँ, क्या तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है। तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुमने अपनी जेल में तुम्हारे साथ हमारे एम्परर के 4 बेटे थे जिनका ताल्लुक हमारे एम्परर के साथ है। हालांकि वो उसके नाजायज बेटे थे लेकिन फिर भी वो रॉयल ब्लड थे। तुमने उन 4 को मारा है। तो मिंग उससे कहता है, ये बिल्कुल झूठ है, हालांकि वो 4 लोग मेरे साथ थे लेकिन मैंने उन 4 को नहीं मारा। पहली बात तो यह है कि मुझे यहाँ पर झूठे केस में फंसाकर यहाँ पर भेजा गया है और दूसरी बात, उन 4 को मैंने नहीं मारा बल्कि किसी और ने मारा है ताकि मुझे उन 4 के मर्डर के इल्जाम में फंसाया जा सके। जज गुस्से के साथ उसे कहते हैं, अपनी बकवास बंद करो। वहाँ पर प्रिजन में जो गार्ड था उस गार्ड ने अपनी आंखों के साथ तुम्हें उन 4 को मारते हुए देखा है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारी प्रिजन के गार्ड झूठ बोलते हैं। एम्परर के 4 बेटों को वहाँ पर मारते हुए उसने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम्हें लगता है कि हमारे पास जो एविडेंस है वो काफी नहीं है। मिंग उसे कहता है, जज साहब, वो जेलर वो तो आपका अपना है, वो तो यहाँ पर वही बयान देगा जो आप उसको देने का कहेंगे। अगर आप उसको कहेंगे कि मैंने बाकी के कैदियों को भी मारा है तो वो यहाँ पर यही कहेगा कि मैंने बाकी के सारे कैदियों को भी मार डाला है क्योंकि वो आपकी साइड पर है। पहले तो आप मुझे ये बात बताएं, अगर वो वाकई में एम्परर के 4 बेटे थे तो फिर एम्परर के बेटे वहाँ पर जेल में मेरे साथ क्या कर रहे थे। आपको नहीं लगता कि एम्परर के बेटों को मेरे साथ जेल में नहीं होना चाहिए था अगर वो वाकई में रॉयल प्रिंस थे। और रही बात मेरे वहाँ पर जेल में होने की, तो मुझे शुरुआत में ही मेरे क्राइम के बारे में नहीं बताया गया कि मेरे ऊपर कौन सा इल्जाम है, ये तो बस ऐसे ही जेल में बंद कर दिया गया। तो जज चिल्लाकर उसे कहता है, ये मिंग, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास बहुत ही सॉलिड प्रूफ है कि तुमने वहाँ पर उन 4 को मारा है। इसके बावजूद तुम यहाँ पर अपने गुनाह को मानने की बजाय यहाँ पर हमारे सामने बातें बना रहे हो। तुम्हें लगता है कि तुम इनोसेंट हो लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर माफी की भीख मांगनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर सजाए मौत देता हूँ। तो मिंग उनकी बात सुनने के बाद उनका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। मैंने काफी अर्सा पहले सुना था कि किंगलॉन्ग डायनेस्टी का जो लॉ मिनिस्ट्री का ऑफिस है वो काफी ज्यादा अच्छा है और तुम सभी लोग हमेशा इंसाफ करते हो और आज मैंने ये सारा इंसाफ होते हुए अपनी आंखों से देख लिया है। तुम सभी लोग तो बहुत ज्यादा महान हो। प्रिंस भी चिल्लाकर उससे कहता है, ये मिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी किंगलॉन्ग डायनेस्टी के पनिशमेंट हॉल के बारे में इस तरह की बात करने की। और साथ ही वो वहाँ पर खड़े कुछ गार्ड से कहता है, सबसे पहले डंडे के साथ इसके घुटनों पर मारो ताकि इसे घुटनों के बाद लाया जा सके। इसका एटीट्यूड कुछ ज्यादा ही है, इसे लगता है कि ये हमारे सामने इस तरह बात कर सकता है। वहाँ पर 2
गार्ड होते हैं उन गार्ड्स के हाथ में मेटल के 2 बड़े बड़े पोल होते हैं और वो उन दोनों पोल्स के साथ जी मिंग के घुटनों के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन हमारे मिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से उसके घुटने थोड़े बहुत बेंड तो होते हैं, लेकिन मिंग अपने घुटनों के बाल नीचे नहीं झुकता। मिंग उनसे कहता है तुम्हारे पास तो काफी अच्छे गार्ड्स हैं, इन दोनों गार्ड्स की स्ट्रेंथ इस वक्त कम से कम 30 मिलियन कैटीज तो होगी, लेकिन 30 मिलियन कैटीज के साथ भी ये मुझे मेरे घुटनों पर नहीं ला सकते। और फिर साथ ही मिंग अपने घुटनों को जोर के साथ सीधा करता है, हालांकि वो थोड़े से बेंड होते हैं। जैसे ही वो अपने घुटनों को सीधा करता है तो उसके घुटनों के अंदर से बहुत सारी पावर रिलीज होती है और उसके वो दोनों ही गाल उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरते हैं। ना सिर्फ वो गिरते हैं, उसके पीछे वाली दीवारों के साथ टकराकर वो लोग वहीं पर मर जाते हैं। एट प्रिंस फिर से चिल्लाकर उसे कहता है जी मिंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हमारे पनिशमेंट हॉल में खड़े होकर तुमने हमारे गार्ड्स की जान ले ली, तुमने 2 और लोगों को कत्ल किया है, इसलिए अब तुम्हारी सजा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। के साथ ही एट प्रिंस इस बारे में सोच रहा होता है इस लड़के की पावर्स तो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। मिंग उसे कहता है तुम ये इल्जाम मेरे ऊपर कैसे लगा सकते हो कि मैंने इन दोनों गार्ड्स को मारा है, अब मेरे नीज बहुत ज्यादा हार्ड है, इसमें मेरी क्या गलती है, तुम लोगों ने खुद मेरे ऊपर अटैक करके मुझे थोड़ा सा झुका दिया था, मैंने तो बस अपने घुटनों को सीधा किया है और वो दोनों से निकलने वाली फोर्स से गिरकर मर गए। तुम सभी लोग मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते कि मैंने इनको मारा है। आज उसकी बात सुनने के बाद और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर साथ ही वो अपने चीफ से कहते हैं चीफ जल्दी से आगे बढ़ो और इस लड़के को सजा दो। तो उनकी पनिशमेंट हॉल में एक चीफ होता है जो कि कैदियों को सजा देता है और सजा देने का स्पेशलिस्ट है। वो आगे बढ़ता है और मिंग से कहता है तो किंग लॉन्ग डायनेस्टी के दामाद जी, सुना है कि तुम्हारी हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत हैं, मुझे भी ऐसे लोग बहुत ज्यादा पसंद है जिनकी हड्डियां बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, क्योंकि उन्हीं की हड्डियां तोड़ने में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। चलो देखते हैं कि मैं तुम्हारी हड्डियों को कितनी आसानी से तोड़ पाता हूँ। एट प्रिंस काफी ज्यादा खुश होता है और कहता है अब जबकि चीफ यहाँ पर आगे बढ़ा है इसकी हड्डियां तोड़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर काफी अच्छा शो देखने को मिलेगा कि हमारी पनिशमेंट हॉल में चीफ से ज्यादा जालिम और कोई भी नहीं है जो कि कैदियों को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करता है। तो चीफ वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर को बाहर निकालता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर एक सूली की तरह का होता है, वो ग्राउंड के नीचे से निकलता है और मिंग के बाजू को पकड़ लेता है। मिंग की पूरी बॉडी उस सूली के ऊपर लॉक हो जाती है। इनविंसिबल स्वर्ड बाहर निकलती है और मिंग से कहती है मास्टर ये वाला इंस्ट्रूमेंट ये टॉर्चर करने के लिए स्पेशल बनाया गया है, इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर से जो एनर्जी निकलेगी वो सीधा आपकी बॉडी के अंदर जाएगी और जाकर आपकी हड्डियों को तोड़ना शुरू करेगी, आपकी हड्डियों का चूरा बना देगी। यहाँ पर आपको इतना ज्यादा दर्द महसूस होगा जिसको आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए प्लीज मास्टर जल्दी से जल्दी आप यहाँ से निकले, मुझे इस्तेमाल करें और हम सभी को मार डालते हैं। मिंग उसे कहता है नहीं, हम लोग यहाँ पर कोई भी मूव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर डार्कनेस में बहुत सारे मास्टर्स छुपे हुए हैं, अगर मैं ऐसा करूंगा तो सारे मास्टर्स बाहर निकल आएंगे और मेरे ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगाया जाएगा और फिर मुझे और भी ज्यादा सख्त सजा दी जाएगी। मिंग उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, इससे जो हड्डियों को पेन होने वाला है वो तो मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ क्योंकि मैंने अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे से ट्रेन किया है। तो उसी वक्त उस स्लेब के अंदर से बहुत सारी ग्रीन कलर की एनर्जी निकलती है और वो मिंग की बॉडी के अंदर घुसना शुरू हो जाती है। चीफ भी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है अब तुम्हें कैसा लग रहा है, मेरी एनर्जी इस वक्त तुम्हारी बॉडी के अंदर घुस रही है और तुम्हारी बॉडी के अंदर जाकर तुम्हारे टेंडन्स को तोड़ रही है और तुम्हारी हड्डियों का चूरा बना देगी, ये तुम्हारी हड्डियों को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ेगी। जब मेरी एनर्जी किसी की बॉडी में जाती है और उसकी हड्डियों को तोड़ती है तब वो लोग बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, लेकिन तुमने अभी तक एक भी चीख नहीं मारी, इसमें मुझे और भी ज्यादा मजा आ रहा है, तुम्हारी हड्डियां तो वाकई में बहुत ज्यादा मजबूत है। फिर साथ ही चीफ उसे कहता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारी जिस्म की हर एक हड्डी को तोड़ूंगा और उसके बाद देखते हैं कि तुम यहाँ पर चीखते हो या नहीं। और साथ ही अपनी एनर्जी को बढ़ाता है और मिंग की बॉडी के अंदर और ज्यादा एनर्जी को एंटर करता है। मिंग वहाँ पर बहुत ज्यादा दर्द को महसूस कर रहा होता है लेकिन वो नहीं चिल्लाता, अगर वो चिल्लाएगा तो इससे चीफ को बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी और मिंग ऐसा नहीं चाहता। मिंग के मुंह और नाक से भी ब्लड निकल रहा होता है लेकिन मिंग वहाँ पर अभी भी चिल्ला नहीं रहा और उसकी बॉडी के अंदर उसकी सारी हड्डियां टूट रही होती हैं। चीफ भी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है लड़के तुम्हारी हड्डियां तो बाकी में बहुत ज्यादा मजबूत है, तुमने यहाँ पर एक छोटी सी चीख भी नहीं मारी। मिंग भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम्हें यहाँ का चीफ किसने बना दिया, तुम्हें क्या लगता है कि इतने थोड़े से पेन के साथ तुम मुझे यहाँ पर चीखने पर मजबूर कर सकते हो? शायद तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि मैं अपनी सारी जिंदगी दर्द से जूझता रहा हूँ, मैंने अपनी बॉडी को बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग दी है ताकि मैं कभी भी किसी के सामने चिल्लाऊं नहीं। चीफ उसे कहता है तो लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने दूसरे स्पेशल मूव को यूज करना पड़ेगा, तुम्हारी बॉडी के ऊपर फिजिकल पेन से तुम्हें दर्द नहीं होने वाला और तुम इस तरह नहीं चिल्लाओगे, तो है क्या तुम्हारी सोल को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। साथ ही वो अपनी पावर्स को बढ़ाता है तो स्लेब के ऊपर जो खोपड़ी लगी होती है उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और उसके अंदर से बहुत सारी ग्रीन कलर की एनर्जी निकलती है और वो सारी एनर्जी मिंग की बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है। ये सारी की सारी एनर्जी मिंग की बॉडी के अंदर जाने के बाद इस सोल को नुकसान पहुंचाने वाली है। भी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है ये गोस्ट अब तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगा और तुम्हारी बॉडी में जाने के बाद तुम्हारी सोल के टुकड़े करना शुरू करेगा। यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स का गार्ड भी क्यों ना होता, वो भी अपनी सोल को नुकसान पहुंचते हुए देखकर जरूर चलाना शुरू कर देता। जबकि एथ प्रिंस भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये बंदा वाकई में बहुत ज्यादा जालिम है। प्रिंस 39 भी वहीं पर बैठा होता है, वो
कहता है सोल को जो पेन पहुंचाया जाता है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि टूटने का दर्द तो बर्दाश्त किया जा सकता है लेकिन सोल को अगर बाइट किया जाए तो उसका दर्द बहुत ज्यादा होता है। क्रिमिनल डिपार्टमेंट का ये चीफ तो वाकई में बहुत ज्यादा जालिम है, ये पता नहीं जहाँ पर कैदियों के साथ क्या करता होगा। यहीं पर हमारी एपिसोड 335 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज सीकर के एपिसोड 336 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मिंग को पनिशमेंट हॉल में ले जाया जाता है, जहाँ पर जज उसे सजा देता है और सजा के तौर पर वहाँ पर चीफ को बुलाया जाता है, क्योंकि पनिशमेंट हॉल का चीफ है और लोगों को टॉर्चर करता है। वो वहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर को बाहर निकालता है जो कि एक स्लेव की तरह का होता है और मिंग को उसके अंदर जकड़ लिया जाता है। पहले मिंग की सारी हड्डियों को तोड़ता है, लेकिन मिंग की हड्डियों को तोड़ने पर भी मिंग जरा भी नहीं चिल्लाता। इस बात से वो और भी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है चलो देखते हैं कि अब तुम्हारी सोल को जब बाइट किया जाएगा तब तुम चिल्लाते हो या नहीं। और वो अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर की पावर को बढ़ाता है और मिंग की सोल को बाइट करना स्टार्ट करता है। मिंग की पूरी बॉडी बुरी तरह से जख्मी होती है, उसकी आंखों उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, लेकिन मिंग वहाँ पर अभी भी चिल्ला नहीं रहा होता। सारी की सारी ग्रीन कलर की एनर्जी मिंग की बॉडी के अंदर चली जाती है और उसकी बॉडी के अंदर जाने के बाद मिंग की सोल को वो बाइट कर रही होती है। मिंग की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, यहाँ तक कि बिमिंग की हालत भी खराब हो जाती है। बिमिंग मास्टर से कहती है मास्टर ये तो बहुत ही बुरा है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर ये आपके डिवाइन सी को भी तोड़ रहा है। अगर आपने जल्दी से जल्दी कुछ नहीं किया तो ये आपके डिवाइन सी को निगल जाएगा। मेरे पास कोई भी ऑफेंसिव एबिलिटी नहीं है, मैं सिर्फ आपको प्रोटेक्ट कर सकती हूँ लेकिन ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगी। तो यहीं पर इनविंसिबल स्वॉर्ड एक जबरदस्त चीख मारती है और अपने पास से बहुत सारी छोटी छोटी तलवारें निकालती है और कहती है बिमिंग के पास अगर ऑफेंस के लिए कोई भी स्किल नहीं है तो मेरे पास तो है, क्योंकि मैं हूँ ही एक तलवार और मेरा काम ही दूसरों के ऊपर अटैक करना है। वो चिल्लाकर कहती है अगर मास्टर का डिवाइन सी बर्बाद हो गया तो फिर हम लोग कहाँ पर जाएंगे, ये तो हमारे लिए रहने की जगह है। और साथ ही वो एक जबरदस्त चीख मारते हुए अपनी बहुत सारी तलवारों को रिलीज करती है। जैसे वहाँ पर अपनी तलवारों को रिलीज करती है तो मिंग की बॉडी के अंदर जितनी वो ग्रीन कलर की एनर्जी आई होती है वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है, यहाँ तक कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर की वो बड़ी सी खोपड़ी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। मिंग इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है और इनविंसिबल स्वर्ड से कहती है तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज हो। इनविंसिबल स्वर्ड से कहती है मैं हूँ ही एक स्वर्ड और मेरा ये काम है दूसरों के ऊपर अटैक करना, तुम्हारे जैसे बेकार कपड़े के टुकड़े से मैं ज्यादा अच्छी हूँ। तो इसके अटैक की वजह से चीफ भी काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि इनविंसिबल स्वर्ड के अटैक के बाद चीफ की अपनी सोल यहाँ पर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। वो भी चिल्लाकर कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तुमने अपने डिवाइन सी के अंदर ऐसा क्या रखा हुआ है जिसने मुझे यहाँ पर जख्मी कर दिया। मिंग हंसते हुए उससे कहता है तुमने अपने पास कुछ डेवल्स को रखा हुआ है, जबकि मेरे डिवाइन सी के अंदर कुछ बहुत ही प्यारे से लोग हैं जो कि मेरी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं। चीफ चिल्लाकर उससे कहता है कमीने कहीं के तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। जज भी जल्दी से चिल्लाकर कहता है हमारे चीफ की सोल को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और चीफ को संभालो, इसे यहाँ से लेकर जाओ ताकि जाकर इसका इलाज किया जा सके। और यहाँ पर हमारे मिंग के ऊपर एक और इल्जाम डाल दिया जाता है। जज मिंग से कहता है किंग लॉन्ग डायनेस्टी के दामाद जी मिंग ने यहाँ पर अपनी सजा के खिलाफ रेजिस्ट किया। इसके अलावा हमारे क्रिमिनल डिपार्टमेंट के चीफ जो कि उसे टॉर्चर कर रहे थे उसकी सोल को भी इसने डिवावर कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। जी मिंग के ऊपर एक और इल्जाम है, इसी वजह से जी मिंग को 3 दिन के बाद पब्लिक एग्जीक्यूशन के लिए ले जाया जाएगा, सभी लोगों के सामने इसको फांसी दी जाएगी। तो यहाँ से मिंग को वापस से उसके सेल में डाल दिया जाता है। लिटिल कियांग बाहर निकलता है और मिंग से कहता है मास्टर उस बूढ़े आदमी को देखकर तो मुझे अभी भी हंसी आ रही है। वो बूढ़ा आदमी वहाँ पर अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ टॉर्चर की मदद से आपको टॉर्चर करना चाहता था, लेकिन उस बेचारे की अपनी ही सोल डिवावर हो गई और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। बिमिंग मिंग से कहती है मास्टर हमें इनविंसिबल स्वर्ड का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से आपके डिवाइन सी को हम लोग बचा पाए हैं। इनविंसिबल स्वर्ड भी से कहती है मास्टर मैं तो वाकई में बहुत ही महान और बहुत ही पावरफुल फाइटर हूँ, इसीलिए ये सब कुछ हुआ है। मिंग उसे कहता है हाँ तुम वाकई में बहुत ज्यादा महान और पावरफुल हो, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम लोगों ने इतने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया। मिंग लिटिल कियांग से कहता है लिटिल कियांग अब जबकि वो यहाँ पर मुझे टॉर्चर करके मुझे सरेंडर करवाना चाहते थे, उनका ये प्लान फेल हो गया है। मुझे लगता है कि अब वो मेरे करीबी लोगों को निशाना बनाएंगे ताकि वो उन सभी को टॉर्चर करके मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल कर सके और मेरा बैंक मुझसे छीन सके। मिंग लिटिल कियांग से कहता है मुझे रूजी की तो जरा भी फिक्र नहीं है, क्योंकि रूजी इन सभी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे जेंग हैंग, जान जान और मीरू उन तीनों की बहुत ज्यादा फिक्र है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन तीनों के पास चले जाओ। अगर कोई भी उनको पकड़ने के लिए आए या फिर उनके ऊपर अटैक करे तो तुम उनकी रक्षा करना। लिटिल कियांग उसे कहता है ठीक है मास्टर मैं अभी चला जाता हूँ और लिटिल कियांग वहाँ से गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमारे 8th प्रिंस और हमारे 39th प्रिंस का दिखाया जाता है। 39th प्रिंस 8th प्रिंस से कहता है ब्रदर अब हम लोग क्या करेंगे। हमारा चीफ एक्सिक्यूशनर जो कि वहाँ पर टॉर्चर करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है वो भी यहाँ पर मिंग को सबमिट नहीं करवा
पा पाया। अब तुम ही बताओ कि हम लोग आगे क्या करने वाले, हम ऐसा क्या करें कि मिंग हमारे सामने सरेंडर कर दे। एथ प्रिंस उसे कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने एक नया तरीका सोच लिया है। मैंने एक बंदे को इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा हुआ है, वो जाकर मिंग की लाइफ को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। बहुत ही जल्दी वो वापस आकर बताएगा उसके फ्रेंड्स और फैमिलीज के बारे में। लोग उसकी फैमिली के किसी मेंबर को पकड़ लेंगे और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करेंगे। फिर हम लोग मिंग को ब्लैकमेल करेंगे। थोड़ी देर के बाद वो बंदा वहाँ पर आ जाता है जिसे एथ प्रिंस ने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था। प्रिंस उसे कहते हैं चलो जल्दी से बताओ कि तुमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या जाना है। तो वो बंदा उन्हें जीमिंग के बारे में बताता है। तो यहाँ पर जीमिंग की लाइफ के बारे में दोबारा से बताया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन वाला बंदा कहता है जीमिंग जैन काउंटी के ईस्टर्न की के बहुत ही छोटे से गाँव में पैदा हुआ था और इसका ताल्लुक जी फैमिली के साथ है। इसकी जी फैमिली अपने गाँव की सबसे बड़ी फैमिली थी। इसके फादर को हाउटियन सेक्टर का एक मेंबर होने की वजह से मार दिया गया और उसके बाद इसकी मॉम ने खुद ही खुदकुशी कर ली। तो फिर मिंग अपने गाँव को छोड़कर रेड सन सेक्टर को ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर आने के बाद इसके जी फैमिली के जितने भी लोग थे उन सभी में आपस में फाइट हुई और वो सभी लोग आपस में फाइट करने के बाद एक दूसरे का निशाना बन गए। बहुत सारे लोग वहाँ पर मारे गए और कुछ लोगों को जी मिंग ने अपने हाथों से मार डाला। फकत इसकी फैमिली का सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम जी शेंग है, लेकिन उसको भी मिंग ने अपने हाथों से क्रिपल कर दिया था, यानी कि उसकी कल्टीवेशन को ब्लॉक कर दिया है। वो दोबारा कभी भी कल्टीवेट नहीं कर पाएगा। ये कहना गलत नहीं होगा कि उसकी जी फैमिली में कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा। 39 प्रिंस उसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, क्या वाकई में इस पूरी दुनिया में उसके ब्लड रिलेटेड कोई भी जिंदा नहीं है, क्या वाकई में उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली रिलेटिव सभी के सभी मर चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन वाला बंदा उनसे कहता है हाँ उसकी फैमिली के रिलेटिव्स तो सारे मर चुके हैं, लेकिन जब वो रेड सन सेक्टर में था तो वहाँ पर उसका सामना एक लड़की के साथ हुआ और उसे उस लड़की से प्यार हो गया। उस लड़की का नाम लैंसू था और मिंग उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन वो लड़की वर्मिलियन बर्ड डायनेस्टी के यंग प्रिंस टाइशेंग की मंगेतर थी, के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी। प्रिंस टाइशेंग के उनके पीछे लगने की वजह से वो लड़की जानटियान बड़ी दुनिया के अंदर भाग गई। प्रिंस टाइशेंग भी उसके पीछे वहाँ पर गया और वहाँ पर इन दोनों में बहुत बड़ी फाइट हुई थी और फाइट के दौरान उस लड़की लैंसू ने अपना सेक्रीफाइस देकर मिंग की जान बचा ली और उसके बाद से उस लड़की का कुछ भी पता नहीं चला कि वो कहाँ पर चली गई। शायद वो वहीं पर दूसरी दुनिया में ही मर गई। उस लड़की के मरने के बाद अब बहुत ही कम लोग हैं जो कि जीमिंग के काफी करीब है। जीमिंग ने ज्यादा दोस्त नहीं बनाए। एथ प्रिंस उसे कहता है चलो ठीक है, फिर मुझे उसके दोस्तों के बारे में बताओ कि उसके दोस्त कौन कौन से हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताओ जो कि उसमें इंटरेस्टेड हो, जैसे कि कोई लड़कियां जो कि उससे प्यार करती हो लेकिन मिंग उनसे प्यार नहीं करता हो। मुझे तो नहीं लगता कि वो सिर्फ हमारी आंटी से ही प्यार करता है कि उसका हस्बैंड है, इसके अलावा भी तो उसकी जिंदगी में कोई और लड़कियां होंगी। इन्वेस्टिगेशन वाला बंदा उनसे कहता हाँ मुझे पता है, किंगलोंग डायनेस्टी में उसके 3 दोस्त हैं जिनका नाम जेंग हैंग, मीरू और जान जान है, जबकि उसकी एक पर्सनल मेड भी है और उसकी उस पर्सनल मेड के बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ से आई है। 39 प्रिंस उसे कहता है ठीक है, उन चारों को पकड़कर हमारे पास ले आओ, हम चारों को इतना ज्यादा टॉर्चर करेंगे कि मिंग को ब्लैकमेल होकर हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना पड़ेगा। और वो इन्वेस्टिगेशन वाला बंदा उनसे कहता है ठीक है प्रिंस, मैं अभी उनको पकड़ कर लाता हूँ। तो नेक्स्ट सीन हमारा किंगलोंग एकेडमी का दिखाया जाता है। किंगलोंग एकेडमी के रूम के अंदर जेंग हैंग, मीरू और जान जान तीनों ही उदास बैठे होते हैं, जबकि उसी वक्त रूसी बाहर से आती है। उसने अपने हाथ में एक डीमन बियर को पकड़ा होता है। वो उनसे कहती है, डीमन बियर ने डीमन रैबिट को पकड़ा होता है। वो उनसे कहती है आज रात हम लोग बारबेक्यू करेंगे। मीरू से कहती है तुम इतनी ज्यादा खुश कैसे हो सकती हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा मास्टर इस वक्त जेल में है, तो तुम्हें अपने मास्टर को छुड़ाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए और तुम यहाँ पर बारबेक्यू पार्टी की तैयारी कर रही हो। जान जान भी उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें अपने मास्टर की जरा भी परवाह नहीं है जो तुम यहाँ पर इतनी ज्यादा खुश हो। फिर उसे कहती है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा मास्टर एक बहुत ही लकी इंसान है और इस तरह की प्रिजन उसे नहीं रोक सकती। अगर वो निकलना चाहे तो वहाँ से आसानी से निकल सकता है। इसी वक्त वहाँ पर एक डार्क सा शैडो निकलता है और उस डार्क शैडो के साथ वो बंदा वहाँ पर अपीयर होता है। इसे 8 प्रिंस और 39 प्रिंस ने इन चारों को लाने के लिए भेजा है। वो वहाँ पर अपीयर होने के बाद उनसे कहता है खूबसूरत लड़की हो, चलो जल्दी से चुपचाप मेरे साथ चलो, अभी तो मैं प्यार से तुमसे कह रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे यहाँ पर फोर्स को यूज करना पड़े। और यहीं पर हमारी एपिसोड 336 का एंड हो जाता है।